आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्ते, आज तक रेडियो है ये और आप सुन रहे हैं बिगड़ैल लोगों का पॉडकास्ट तीन ताल। बिगड़ैल के कई अर्थ हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि जो पहला अर्थ आपके दिमाग में आया वही सही हो। मेरा मतलब ये था, मुराद मेरी ये थी कि ये वो पॉडकास्ट है जो अपने किरदारों की वजह से ही छितराया हुआ है, फिर भी बहुत कुछ समेटे हुए, राह से भटका हुआ फिर भी गंतव्य तक पहुंचता हो। तो शुरू किया जाए कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ तीन ताल। नया हफ्ता, नया मौका। जय हो। जो राह से भटका नहीं वो मंजिल तक पहुंचा नहीं, ये भी एक सच है। राहुल सांकृत्यायन ने इसके ऊपर एक उनका पूरा का पूरा एक मतलब लॉन्गेस्ट राइटिंग है, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा करके। नाम कितना सुंदर है। हाँ, और वो बताते हैं कि कैसे अगर बुद्ध नहीं भटकते रास्ते से, राम नहीं भटकते वन में, कृष्ण नहीं भटकते गौवों के पीछे, गांधी नहीं भटकते देश में, तो ये सारे लोगों को कोई जानता ही नहीं। नानक भी ऐसे ही भटके, कबीर भी ऐसे ही भटके। तो जो भटके हैं वही मंजिल तक पहुंचे हैं। इसलिए जिनको भी भटकने की बेकली है, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, तो घर फूकने का आशय यहाँ पे मात्र 1-1.5 घंटा 2 घंटा है। श्रवण द्वार है संचरे साजे सकिल शरीर। कान पे हेडफोन पहनिए, तकिए पे कोहनी घुसाइए और तिरछे हो करके जिस भी प्रकार के द्रव्य में रुचि है उसकी चुस्की लेते हुए आप तीन ताल की स्वर साधिकाओं के साथ में आप वही क्या कहते हैं हम लोग, उद्दीपित रह सकते हैं, अपने ज्ञान चक्षुओं को उद्दीपित कर सकते हैं। तो हम लोग ना जीवन की यात्रा में जो मंजिल है वहां पहुंचना सबका तय है। कमजोर से कमजोर आदमी, मजबूत से मजबूत आदमी, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर पहुंच जाता है। मेरी शुभकामना है कि जितने हमारे सुनने वाले हैं वो बहुत देर से पहुंचे। क्योंकि जो वहां देर आयत वही दुरुस्त आयत। जिन्हें जल्दी थी वो पहुंच गए, लिखा रहता है सड़कों। तो आज का एजेंडा जल्दी से बता देता हूं, फिर अपन और बातें करेंगे। पुडुचेरी में एक महिला ने तमिल भाषा में राहुल गांधी से शिकायत की, लेकिन लैंग्वेज बैरियर का फायदा उठा करके मुख्यमंत्री नारायणसामी ने कहा कि ये मेरी तारीफ कर रही है। इसके लिए अंग्रेजी में एक फ्रेज है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। इसी बहाने लॉस्ट इन ट्रांसलेशन पर आज थोड़ी बात करेंगे। पॉलिटिक्स में भी और भाषा में भी अनुवाद की समस्याएं क्या हैं, और बिग बॉस पे बात होगी। थोड़ा रियलिटी टीवी शोज, बिग बॉस रियलिटी टीवी शो का फाइनल है, इस हफ्ते हो जाएगा। जब सोमवार को आप सुनेंगे तब हो चुका होगा। तो रियलिटी टीवी शोज कितने पसंदीदा अभी रह गए हैं, कितने नहीं हैं, क्या वो कितने रियल हैं इस पे भी। और आईपीएल ऑक्शन बड़ा चर्चा में रहा इस हफ्ते। कई खिलाड़ी बिके, और खिलाड़ियों का बिकना, जब ये खिलाड़ी और बिकना साथ में आता है तो बहुत सारे लोग उसमें तंज खोजते हैं कि ये वो जगह है जहां आधिकारिक तौर पे कहा जा सकता है कि खिलाड़ी बिक रहे हैं। कौन कितने में बिका, बहुत महंगे कुछ खिलाड़ी बिके, उन पे भी बात करेंगे। आईपीएल में बिक गया सचिन का बेटा। बताओ कहाँ होती है मेडुला ऑब्लांगेटा? ये किस वेबसाइट की हेडलाइन? वहां बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि ये एक शेर पढ़ते हैं बिकने के बाद कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये वो अट्टालिका के सामने खड़े होके कहते होंगे, जो मुंबई में एक बड़ी सी अट्टालिका है। और जो लोग अनकैप्ड, अनसोल्ड रह जाते हैं ना, वो कहते हैं बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं है। हाँ, खरीदार नहीं है। गुजरा बाजार से, उसका खरीदार नहीं। तो हनुमा विहारी के साथ वो हुआ। और न्योता वाले श्रोता में वो सवाल अभी बाकी है जो पिछले 2 एपिसोड से हम लेना चाह रहे हैं, पर समय नहीं बचता है तो ले नहीं पाते हैं। धर्मशाह धर्मा ने जोधपुर से पूछा था कि मारवाड़ी गुजराती इतने अच्छे व्यापारी कैसे निकलते हैं। तो खून में व्यापार होने का जो भावनात्मक जुमला है, उसके पीछे का साइंस और सोशियोलॉजी क्या है, इस पर बात करेंगे। वाह, परिवारवाद उसका। हाँ। और बिजार स्टोरीज में बिजार। अच्छा, बिकने से याद आया मुझे कि निरहुआ भी किसी ने उसको धमकी दी है, हमारे ख्याल से निरहुआ को, या अपने
नहीं नहीं, जो दूसरे वो खेसारी। खेसारी को। हाँ, तो खेसारी ने कहा कि लोग चाहते हैं कि मैं सुशांत हो जाऊं, लेकिन मैं होऊंगा नहीं, मैं जबर हूं, मजबूत हूं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे बिकने से याद है मुझे। खैर आगे चलिए। तो बिजारो तेजा खबरें भी हैं और उन्हें बाबा और ताऊ के मुख्तलिफ चश्मों से देखेंगे। और वही बात है कि कुछ ना कुछ रह जाता है, इतनी सारी बातें करने को हैं, कहाँ से इब्तिदा कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों, कहानी उम्र भर की है और मजमा रात भर का है। क्या बात। डेढ़ 2 घंटे ही हैं और इसी में ये सारे टॉपिक्स पे बात करनी है। पहले हालचाल, मतलब ताऊ क्या संदेशे वगैरह मिल गए पिछले हफ्ते जो आने? संदेशे मिले और बहुत ही स्वादिष्ट थे, मीठे थे, मिष्टी तो उससे बांग्ला में कहा जाता है। और अभी जो मौसम है वो होली का बस इंतजार है। गब्बर सिंह की तरह हम रोज पूछ रहे हैं अपने आप से कि कब है होली। बाबा तो वसंत पंचमी से ही होली का इंतजार शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनके लिए वसंत पंचमी इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल नहीं, वो मेरे लिए नहीं, पूरे अवध के लिए और पूरे ब्रज क्षेत्र के लिए बसंत पंचमी के अगले दिन से ब्रज क्षेत्र में 40 दिन के होलिकोत्सव का शुभारंभ हो जाता है। और जो लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं वो जानते हैं इस बात को, पुरानी छवियों को अगर याद करें तो बसंत पंचमी के दिन जहां होली जलाई जाती है उस जगह पर चौराहों में या चौराहों के कोनों में एरंड का एक पेड़ ला करके काट करके गाड़ दिया जाता है और उसकी प्रतिस्थापना हो जाती है। थोड़ा बहुत अबीर और 4-5 गोईठा वहां पे रख दिए जाते हैं और एक तरह से घोषणा हो जाती है कि ये शुरू हो गया है। एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा और अगले पॉडकास्ट में उसके ऊपर हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। विषय होगा गालियों का समाजशास्त्र। और इसकी चर्चा हम इसलिए करेंगे क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बसंत पंचमी से होली तक गर्ल्स या बॉयज हॉस्टल का बिना विभेद किए हुए एक गाली महोत्सव 40 दिन का चलता है, जिसमें छात्रावास की छत से खड़े होकर दोनों तरफ से गालियों के बाण सस्वर या ऊंचे स्वरों में एक दूसरे को समर्पित की जा रही होती हैं, दी जा रही होती हैं। और उसमें तरह तरह की रचनाशील और सृजनशील गालियां होती हैं जो मानव कल्पना से बाहर की चीज है, लेकिन बनारस में हो पाती है। तो मतलब होली का सीजन तो कईयों के लिए शुरू हो चुका है। ये बिरला छात्रावास, भगवान दास, रुइया और इन सब की छतों पे जो इस वक्त सुभाषितानी और मंगलाचरण प्रारंभ हो चुके हैं सायंकाल उदर पोषण के तत्काल पश्चात, वो भी विचित्र वीर्यों की कथा है। और होली इसलिए कई रंगों से आती है और होली को सभ्य सुसंस्कृत कुलीन समाज सावरों का पर्व मानता है। ये जो छैहट होते हैं, जो लुम्पेन होते हैं, जो बर्बाद होते हैं, जो पथभ्रष्ट होते हैं, उन सब का पर्व मानता है। ये उनकी शून्यांकी त्रुटि है, उनकी समझदानी में आए हुए सिकुलन की पैदाइश है। इन सब का हम लोग छिद्रान्वेषण अगली बार जरूर करेंगे। लेकिन होली तो भाई साहब शुरू हो चुकी है, केवल मेरे लिए नहीं, मुझे तो हवा में होली मिलती है। और इस बार गर्मी थोड़ा जल्दी आती प्रतीत हो रही है और अब लगता नहीं है कि वापस पलट के एक थप्पड़ और सर्दी मारेगी। और होली से पहले बहुत ही अर्धकुमारी जैसा डेस्टिनेशन आता है शिवरात्रि का, तो वो तो और भी करीब है। तो आनंद के 2 सोपान। ये मतलब ये है ना कि वो ये इतना बड़ा टॉपिक है बात करने के लिए। वो एक गोलमाल फिल्म में डायलॉग नहीं है, कहता है कि यूं तो कबीर को पढ़ने पढ़ाने के लिए पूरा जीवन ही कम है, पर मैं कोशिश करूंगा कि 7 बजे तक निपटा दूं। तो ये वैसी बात। अच्छा, बाबा के साथ ये कि बाबा के बारे में ना, बाबा विशुद्ध मतलब खालिस भारतीयता से भरे हुए हैं, मतलब परिधान से लेकर। नहीं, उसको भी मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं क्या बला हूँ ना। मैं यही बला हूँ कि मैं नॉन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था, वरना भारतीयता मैं अगर पत्रकारिता में नहीं होता तो जलेबी अच्छी बना रहा होता। इनमें रस होता है। तो आप जलेबी को हल्के में ना लें। तो चलें बात शुरू की जाए। पहले आईपीएल से ही शुरू करते हैं। आईपीएल का ऑक्शन हुआ और रुपया बरसा, मतलब 16 करोड़, 14 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़। ये देख के मतलब ऐसे, आप लोग, मुझे पता नहीं क्रिकेट कितना फॉलो करते हैं और क्रिकेट पे हम लोग बात कर भी नहीं रहे हैं उस हिस्से में, लेकिन ये रुपया बरसता हुआ खिलाड़ियों पे देख के कैसा महसूस होता है? कोई क्या फीलिंग आती है? ताऊ
मुझे तो एक बात ये तो पता ही है कि आईपीएल में लोग खरीदे बेचे जाते हैं और अब आप अपनी टीम खरीदते हैं, पर ये भी मुझे लगता है कि यहाँ पे इम्पल्स बाइंग होती है। भारतीय लोग जैसे इम्पल्स बाइंग करते हैं ना कि अरे यार ये मुझे चाहिए तो फिर मुझे चाहिए। तो ग्लेन मैक्सवेल पता नहीं क्या फॉर्म है उनका अभी। अभी तो बहुत अच्छा फॉर्म नहीं है जिस तरह की कीमत उनकी लगाई गई है। वही बात आप क्रिस मॉरिस के बारे में कह सकते हो। बिल्कुल। जो हम क्यों, जब आपके हनुमा विहारी अनसोल्ड रह जाते हैं, जिसको हमने अभी अभी देखा और कितनी क्रेडिट दी कि क्या काम किया बेचारे ने अपने नए नए बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया में, तो वो अनसोल्ड रह गए। और क्रिस मॉरिस इस बार के सबसे ज्यादा ना 16 करोड़ उन्हीं को मिला है। 16 करोड़ रुपये 40 दिन खेलने के लिए बहुत पैसे होते हैं। और पर यह है कि आपको ये भी देखें दबदबा पूरे विश्व में कि कहीं का क्रिकेटर है भारतीय क्रिकेटरों से उलझेगा नहीं, क्योंकि इसमें पता नहीं कौन सा आईपीएल में उनके साथ खेलना पड़े। और आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग जो पुराने वो जो स्लेज करने वाले होते थे ना, डेविड वार्नर टाइप के लोग बिल्कुल चुप रहते हैं। अब उनको रहता है यार ये अपना ही टीम मेट है आगे चल के, है ना। तो आईपीएल से भारतीय क्रिकेट की जो ताकत है वो दुनिया में दिखती है। और जिस तरह के पैसों पे जिस लेवल पे ये होता है वो भी हमारे सॉफ्ट पावर नहीं बोले स्पोर्ट्स पावर को तो दिखाता है ये क्रिकेट के क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आजकल सोच रहे हैं कि तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए ढाई, क्या जाने कब कौन क्रिकेटर मैनेजर बन जाए। हो जाए। वो बशीर बद्र कह रहे हैं कि एक उम्र बीत जाती है एक खोखा कमाने में। यहाँ लुटा दे रहे हैं 16 खोखा। तो अर्जुन तेंदुलकर की भी बड़ी चर्चा है कि लोग कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर के पुत्र थे, इसलिए बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बावजूद मुंबई इंडियंस ने उनको बेस प्राइस पे ही सही 20 लाख रुपए में उनको खरीद लिया। ये ना उनको बेचारे को अभिषेक बच्चन वाला श्राप है। बहुत मुश्किल है उसके लिए, 20 लाख रुपए में बिका है और मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। जरूरी नहीं है कि उसको तेंदुलकर उसके नाम में पुछल्ला लगा हुआ इसीलिए खरीदा है। हो सकता है, और ऐसा होता ही है, कोई बिजनेसमैन किसी पे पैसे लगाता है तो इसलिए तो नहीं लगाता होगा, राजनीतिक दबाव में नहीं लगाते। और अभी वो छोटा है, वो अभी उसके ऊपर ये कहना कि तेंदुलकर के नाम के चलते ही जिंदा है वो, कैसे, तो बहुत उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। वो क्रिकेट खेलता है बाय द वे और ठीक ठाक खेलता है। तो इस तरह के कमेंट्स तो जो जिस तरह के कमेंट हो रहे हैं मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हालांकि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर भी हो सकता है, वो तेंदुलकर का बेटा है, तेंदुलकर हमारे आइकन रहे हैं, पर होगा। हाँ, पर किसी अब जब वो बड़ा हो जाएगा ना, जब पूरा मन चुका होगा तो आप उसको जो पर बढ़ते हुए आदमी को, आगे बढ़ते हुए आदमी को अगर आप उस पर छोटे ओछे कमेंट करेंगे तो फिर जमता नहीं। जस्ट बिकॉज ही इज तेंदुलकर सन शुड नॉट बी अ डिसएडवांटेज, लाइक इट शुड नॉट बी एन एडवांटेज। उसके लिए दोनों चीजें, तेंदुलकर का सर, बच्चन का क्या हुआ, अभिषेक बच्चन अच्छे खासे एक्टर है, मतलब पर उनको रोल ही ऐसे मिलते हैं। एक तो वो, दूसरा कि आप उनको अमिताभ बच्चन से तुलना करके तो हमेशा नहीं देख सकते ना कि अमिताभ बच्चन इतना महान एक्टर, ये देखो कैसा एक्टर। वो बेटा होकर के सारे गुण थोड़े ना ट्रांसफर हुए उसमें। तो हो सकता है कि तेंदुलकर कभी भी अर्जुन कभी भी सचिन की ऊंचाइयों को ना छुए, पर अर्जुन को खेलने का, प्रतिस्पर्धा में रहने का हक तो है ही। अब जिनको जो कमेंट लगाने लगाए, मैं तो ये मानता हूं कि परिवारवाद चाहे कहीं भी हो, आलोचना में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। ये मैं थोड़ा चढ़ के मैनेजर पांडे की शैली में कह रहा हूं। क्योंकि हमको पता है कि गुरुदेव आजकल बहुत ऊंचा सुन पाते हैं, तो वो शायद ना सुन पाए। लेकिन एक चीज है कि सचिन से मेरी असहमति बहुत पुरानी है, जैसे रामाधीर सिंह और उनमें थी उस तरह की है। तो हमको सचिन कभी नहीं पसंद रहे, ना अमिताभ बच्चन। उसके और कारण है, कभी धीरे धीरे उसके वलय खुलेंगे। लेकिन बच्चे से लड़का से हमको सहानुभूति है। अब ये जो ताऊ कह रहे हैं इससे तो मैं सहमत नहीं हो पाता हूँ। मुझे लगता है कि कारण हम सब लोग जानते हैं कि काहे मुंबई में चला गया है। वो बहुत सारे फैक्टर हैं, मतलब वो ओनर से लेकर के और शहर से लेकर के और लिगेसी से लेकर के, तो वो जन्मेज परीक्षित सब जुड़े हुए हैं आपस में। यहाँ पे अभिमन्यु, जन्मेज, परीक्षित, ये सब एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं। तो लेकिन हम यही कहते हैं कि लड़का नया है, उसके ऊपर इतना अभी
काहे लिए हम लोग अपना ग्रीस मोबिल खर्चा करें, तेजस्वी वाला हसर ना हो उसका बस, अभिषेक बच्चन वाला हसर ना हो उसका बस, है ना। यही हम सोचते हैं, यही हमारी उसको मंगल कामना है। आईपीएल में तेजस्वी भी दिल्ली की टीम में लिए गए थे और हालांकि वो एक भी मैच खेल नहीं पाए, बेंच पे ही रहे, और उसके बाद उनका जो है उन्होंने फिर क्रिकेटिंग करियर से संन्यास ले लिया और राजनीति में उतर गए। तो अभी क्या होता है, देखो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो ना तो वो परिवारवाद नहीं कहलाता, सैनिक का बेटा सैनिक हो, दास का बेटा दास हो, वो परिवारवाद नहीं कहलाता। परिवारवाद वो होता है कि राजा का बेटा अगर राजा बने, आगे चलकर उसका बेटा राजा बने, तो वो डायनेस्टी कहलाती है। हम लोग इसको थोड़ा सा, अगर कोई अर्जुन तेंदुलकर को कप्तान बना दे बिना योग्यता के, तो फिर वो माना जाएगा कि इसमें प्रभाव पड़ रहा है, पर खेलने देने की आजादी तो वो खेल ही रहा है बेचारा। बिल्कुल, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परिवारवाद की शुरुआत वहां से हुई जहां से टाइटल कैरी करना शुरू हुए। जबकि ये तय था प्राचीन पद्धति में कि जिसके जैसे कर्म है वैसा उसका वर्ण वर्ग, तो जो सेवा भाव में रहेंगे वो ये कहे जाएंगे, जो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, दान पूजन शिक्षण के काम में रहेंगे वो जो व्यापार में होंगे और जो रक्षा में होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस व्यवस्था के तहत बना था। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई तिवारी जी का बेटा तमंचा चलाने लगे तो क्या उसको तिवारी होना चाहिए? लेकिन वो होता है। तो मुझे लगता है कि परिवारवाद की शुरुआत वहीं से हुई, जब दास का बेटा दास, मिसिर का बेटा मिसिर और चौबे का बेटा चौबे, गुप्ता का बेटा गुप्ता, वर्मा जी का वर्मा होना शुरू हुआ। वहीं से परिवारवाद की शुरुआत दरअसल हो गई। हम लोग आम जन का परिवारवाद नहीं देखते हैं ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम आम जन की पीड़ा भी नहीं देखते हैं। समर्थ का परिवारवाद ही परिवारवाद माना जाता है, वरना इतने इब्बन लल्लन गुल्लन झुल्लन सबकी दुकानें चल रही हैं, उनके परिवारवाद की चर्चा कोई नहीं करता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर लोग सब इलाज करते रहते हैं, लोगों का खून पीते रहते हैं, बच्चे को भी कहीं कहीं से जब यहाँ से नहीं होता है तो मास्को से पढ़वा कर ले आते हैं उसको, एमबीबीएस एमसीआई उसको सर्टिफिकेट भी नहीं देता है, फिर भी डॉक्टर बन के बैठ जाता है। तो वहां पे परिवारवाद की चिंता कोई नहीं करता है, लेकिन राजनीति में परिवारवाद की चिंता होती है। बहरहाल हम लोग परिवार में न जाए, तरीका है खेले देव। हाँ, खेले देव। परिवार के साथ बहुत सारे लोग बैठ करके एक रियलिटी टीवी शो देखते हैं, उसका नाम है बिग बॉस। बहुत सारे लोग परिवार के साथ देखना पसंद नहीं करते कि ये परिवार के साथ देखने लायक नहीं। तो ऐसे और भी बहुत सारे रियलिटी टीवी शोज आए थे, थोड़ा सा अभी इस बीच कम हुए हैं। पर ये बाबा, मतलब आपका सुझाव था कि इस पर बात की जाए। ये रियलिटी टीवी शोज क्या वाकई रियल होते हैं? मतलब पहला क्वेश्चन बहुत, और ये सनातन क्वेश्चन है, अरसे से लोगों के मन में है, इसका स्पष्ट जवाब है क्या कोई? हाँ, इसका स्पष्ट जवाब यही है कि लोगों को लगता है कि रियलिटी टीवी जो है वो स्वयं में मृगीयता के भाव से चल रहा है। लोग स्वतः स्फूर्त होकर के जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे लोगों को कई बार प्रतीत होता है कि ये जो एंकर सामने बैठा हुआ है, ये जो चाह रहा है ये पढ़ रहा है, इसको सब खबर पता है और ये पढ़त जा रहे हैं। लेकिन पढ़त मतलब अपने मन से बोलते नहीं जा रहे हैं, सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर है जिसके ऊपर एक लिखी हुई स्क्रिप्ट है। उनको पता है कि ये पैकेज 3 मिनट का है, ये कहानी 2 मिनट की है। इसी तरह से वहां पे भी चीजें जो है वो विन्यासित है, वो स्वतः स्फूर्त नहीं है। तो रियलिटी में, रियलिटी भी एक पटकथा है। जब एक पटकथा को ऐसे लिखा जाए कि वो रियल दिखे, तो फिर वो वहां पे रियलिटी टीवी वाला हमको भान होने लगता है, हमको लगता है कि वो रियलिटी टीवी है। तो पहला तो ये है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। हालांकि उसमें एक एक लाइन स्क्रिप्टेड नहीं होता है, लेकिन मोटा मोटा पता होता है कि कब कहाँ पे कौन जो है अचानक से कोई राम बन जाएगा और कोई शंभुक हो जाएगा। तो लेकिन उसमें उनको कहा, मतलब उनको पता होता था कि होता है कि उनको आज नीचे गिरना है या आज उनको ऊपर उठना है, आज उनको थोड़ा सा अच्छे रहना है। ये सारी चीजें होती हैं, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है। जैसे पार्टी को पता होता है कि हमारा सांसद क्या बोलेगा, लेकिन सांसद कभी कभी जितना बोलना होता है उससे ज्यादा बोल जाता है पार्लियामेंट में या बाकी जगहों पे, तो वो भाई लोग थोड़ा सा भाग जाते हैं। लेकिन भाई साहब, रोड सबकी बनी हुई है, पहिया सबको मिले हुए हैं और स्टीयरिंग सबको पकड़ा दी गई है और सबको गंतव्य बता दिया गया है कि ये 52 रुपया ले और 2 पैकेट फुल क्रीम लेके लौटो। रास्ते में वो कहीं पे बीड़ी पीने लगे, वो बोले कि टोंड ही मिला, क्या करे, फुल क्रीम था ही नहीं। वो दरअसल सिगरेट का पैसा बचाने वाली बात कभी कभी हो जाती है। तो रियलिटी टीवी का एक तो ये है। दूसरा ये है कि रियलिटी टीवी का भी जो पूरा का पूरा वांग्मय है, आप उसको देखें कि वो एक किसी घटना को
या एक किसी दृश्य को या किसी एक तरह की प्रैक्टिस को ही बार बार दिखाते हैं। तो एक सेट है और वही लोग हैं, जबकि रियलिटी में कभी एक सेट नहीं होता है। रियलिटी में आप हमेशा दृश्यांतर देखते हैं, लोग आते हैं और जाते हैं। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, जयशंकर जी की तरह। तो उसमें दृश्य बदलते रहते हैं, लहरें बदलती रहती हैं, रंग बदलते रहते हैं, वस्तुएं बदलती रहती हैं, जीव बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सब तय है। और ये बात केवल बिग बॉस की नहीं है। आप फलाना बच्चों के गाने का, बड़ों के कुछ करके दिखाने का, रोडीज बन जाने का, ऐसे कई तरह की दुकानें हैं जो रियलिटी की चलती हैं। और वो ठीक उसी तरह से होती है कि बिना ऑपरेशन पाइल्स का इलाज, यहाँ पे शर्तिया। लेकिन दरअसल वो कहानी कुछ और है, वो एक तरह का ट्रैप है। आप आ जाइए और फिर उसमें चलते रहिए। कुल मिला के होता क्या है कि लोग भी मेरे ख्याल से समझते हैं कि रियलिटी भी इतनी रियल नहीं है, लेकिन ये उनको पता होता है कि जो भी है मजा आ रहा है। हाँ, WWE भी तो देखते हैं हाँ, लोग, सबको पता चल गया है कि अब वो रियल नहीं होता। हाँ, तो रोड पे छुट्टन जा रहे थे, बलकाऊ पीछे से आए और छुट्टन का कच्छा पकड़ के जोर से खींच दी। छुट्टन नंगे दिखे लगे। अरे ये वाला किधर आता है? और छुट्टन पलट के उनका गरियाए लगे और आपन कच्छा उठाए के वापस पहन ली। पूरे चौराहे को मनोरंजन मिला, है ना। ये रियलिटी शो ही है। ये वाला अगर किसी चैनल पे आता हो बताइएगा मुझे भी। ताऊ, आपने देखा कोई रियलिटी टीवी शो कभी भी, मतलब पहले? मैं बिग बॉस देखता था शुरू के दिनों में। फिर मनोरंजन के लिए घर पहुंचते थे थके हारे, तो रिपीट पे आ रहा होता था, उसको देख लेते थे कभी कभी। लेकिन उसके बाद से मेरा मन उचट गया। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। पर जो बाबा ने बोला वो स्क्रिप्ट वैसा ही होता है, लूज स्क्रिप्ट होती है। लोगों को ये निर्देश होता है कि आपने आज क्या करना है, उसका परिणाम क्या होगा वो कभी कभी स्क्रिप्टेड नहीं होता। उसको मोड़ देते हैं विभिन्न एपिसोड्स में, कहाँ पे कैसा मोड़ देना है, कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, वो सब चीजें चलती रहती हैं। मैं तो ये समझ, लेकिन बिग बॉस जैसे शोज की, जो रियलिटी टीवी शोज हैं, उसकी लोकप्रियता घट रही है क्योंकि वो अब हमारी आंखों के सामने है। हमारे आंखों के सामने स्क्रिप्टेड ड्रामा इतना चल रहे हैं कि हमको लगता है कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है बिग बॉस का? यही कि आदमी को एक साथ अकेले छोड़ दो और फिर आप उसके अंदर किस तरह की भावनाएं होती हैं, किस तरह का पल अपने कंफर्ट जोन से बाहर किसी दूसरे समुदाय के बीच में रहने में, और कैसे उसका मानसिक जो है, उसकी मानसिक अवस्था बदलते जाती है थोड़े दिनों के बाद। यही है। और बिग बॉस भगवान की तरह है, जो कि है ना, जो कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है टाइप का। वो आदमी है जो दिखता नहीं है, पर उसकी आवाज भी नहीं सुनाई देती, उसका प्रतिनिधित्व एक आदमी करता रहता है ना। जिब्रील आते थे तो मतलब अल्लाह की आवाज किसी ने सुनी, पर जिब्रील आके बोलते थे। तो उस तरह का है कि भगवान के नारद मुनि टाइप का एक कैरेक्टर है वो। नाउ अगर आप देखो अपने सामान्य जीवन में, तो बहुत सारी स्क्रिप्टेड चीजें चल रही हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक वायलेंस हो रहा है, स्क्रिप्ट के मुताबिक बातचीत हो रही है, स्क्रिप्ट के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। खा पी रहा है, इतना मनोरंजन है। और आप जब वही होता है, वो बोलता है ना, जब कॉमेडी ही रियल लाइफ ही कॉमेडी हो तो फिर कॉमेडी की आवश्यकता नहीं होती। तो रियल लाइफ हम बिग बॉस जैसा, बाय द वे बिकॉज ऑफ द कोरोना क्राइसिस, हम बिग बॉस की तरह थे ना। बहुत सारे परिवार के लोगों ने एक दूसरे के साथ इतना वक्त कभी बिताया नहीं था, और घरों में झगड़े हुए, बहुत सारे जगहों पर तलाक की नौबत आ गई, वो वाले कॉल्स बढ़ गए थे, घरेलू हिंसा वाले। हाँ, घरेलू हिंसा बढ़ने लगी। एक साथ रहने का किसी को आदत नहीं था एक घर के अंदर। तो इतना सारा बिग बॉस हमारे आसपास चल रहा है रियल में, तो हम क्यों एक स्क्रिप्टेड ड्रामा? और इतने बिजी रहने वाले परिवारों में, जहां पे लोग 2 घंटे 4 घंटे के लिए मिलते रहे आपस में, ये कोरोना में तो वाकई घर जो है बिग बॉस ही हो गए हैं। कोरोना काल और वहां पे भी किचन में कौन जाएगा, कौन चाय बनाएगा, इसके लिए झगड़े। बिल्कुल, हमारे किचन में तो बहुत संकट है। हमारे किचन में इतना संकट है कि आप फ्लैट वाले चम्मच को अगर दाल के कटोरे में डाल दें तो 1000 गाली तुरंत हम दे देते हैं, है ना। और हमको हमारे मित्र मंडली चढ़ाती हैं कि राइट स्पून रॉन्ग स्पून। तो लोग हमसे पूछते हैं, बाबा राइट स्पून? तो मैं कहता हूँ हाँ, दिस इज राइट स्पून, है ना। तो ये जो क्राइसिस है ना, इसमें तो बिग बॉस घर घर में चल रहा है, तो इसलिए भी थोड़ी सी उसकी रुचि कम हुई है। और तीसरा जो ताऊ कह रहे हैं ना, कि पहले मैं धारावाहिक और रियलिटी शो देखता था, अब मैं खबरों से काम चला लेता हूँ।
ठीक है, लेकिन ये वाले जो आते थे, ये जिसमें ये टैलेंट वाले जो आते थे, जिसमें सिंगिंग टैलेंट हो रहा है, डांसिंग हो रहा है, ये भी धीरे धीरे डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, ये भी उस तरह से चल नहीं रहा, जबकि इनकी भी बड़ी दीवानगी होती थी। और हाँ, वो पहले क्या होता था कि अभिजीत सावंत आप ना, निकले थे। ये बात देखो आप सरदार, कि पहले जो खोजा जाता था टैलेंट, और अचानक किसी से आप भिज्ञ होते थे, तो आपको लगता था अरे वाह ये कितना बढ़िया गा रहा है, ये तो गजब का सिंगर निकाल लिया। अब जो वो वाला सिंगर है ना, उसने यूट्यूब पर अपने वीडियो डाल दिए हैं, हाँ, और आप उसको देख रहे हो। अब ये जो टीवी चैनल्स का, एंटरटेनमेंट चैनल्स का जो ग्रिप था उस पे, कि मैं यहां से ढूंढ के लाऊंगा, फिर उसकी दर्द भरी दास्तां सुनाऊंगा, फिर आप में कितना गरीब है, कैसे स्ट्रगल कर रहा है, फिर उसकी अनोखी नई सी आवाज को आगे बढ़ा के ले जाऊंगा, उसको थोड़ा सा मसाज करूंगा उसकी आवाज की, और उसको कभी विनर बनाऊंगा, सेकंड रनर अप बनाऊंगा। पूरा ग्रिपिंग ड्रामा हो जाता था, आगे जाएगा या नहीं जाएगा। सब महिलाओं के, पुरुषों के, बच्चों के, सबके आशीर्वाद उसके साथ जुड़ते थे, और एसएमएस से पैसे कमाए जाते थे। आप इसके सपोर्ट में एसएमएस करें और स्पेशल रेट सप्लाई। लेकिन अब वो बंदा जो गांव में है, या तो उसने या उसके किसी मित्र ने यूट्यूब पे वो वीडियो लगा दी है, जमकर देखी जा रही है, वो खुद मशहूर हो चुका है। टिकटॉक चला गया तो क्या हुआ, प्लेटफॉर्म्स अब सबके पास हैं, डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है, अब सब लोकतांत्रिक हो चुका है। और यही एक कारण है कि वो शोज अभी भी चल रहे हैं, वो खींच रहे हैं उसको। पर हकीकत यह है कि अब आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। अब आप इंतजार नहीं करते एप्लीकेशन देने का, लाइन में खड़े होकर कि इंडियन आइडल में जाऊंगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को नोटिस करवा सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा यह है कि ऐसा नहीं है कि कंजम्पशन खत्म हो गया है। आप प्रायः ये पाएंगे कि घरों में या अकेले भी बैठे हुए बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए कपिल शर्मा का शो, ये जब शेखर सुमन करते थे उसके कुछ पुराने एपिसोड, राजू श्रीवास्तव के कुछ पुराने एपिसोड, जो तमाम सारे बच्चे, अब उनमें से तो कुछ बच्चे जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में गाने गा रहे हैं, बहुत मशहूर हैं, लेकिन जब वो रियलिटी शो में हुआ करते थे, वहां से लेके यहाँ तक लिल चैप और कौन कौन सा सारे गामा, ये हीरो हंडा, अंताक्षरी, ये सब होता रहता था। तो वहां से लेके यहाँ तक का एक अगाध सागर यूट्यूब पे उपलब्ध है। इसलिए जो समयबद्धता है ना, कि नहीं आपको इतने बजे से इतने बजे तक ही देखना है बैठ के, अगर देखना है, उससे लोग मुक्त हो गए। वो केबीसी वगैरह में अभी भी चल जाता है, कॉल वॉल लगा करके वो सवाल सुन लीजिए, लेकिन वो बाकी जगहों पे वो समयबद्धता खत्म हो गई। तो लोग सब ओटीटी हो गया, सब ओटीटी हो गया है। तो ये ओटीटी पहले ही हो चुका था, ओटीटी आने से पहले ही ये ओटीटी हो गया था। और कोई बोरियत को बर्दाश्त नहीं करता। पहले ये नहीं होता था कि मेरे वाले सिंगर का टर्न आएगा तब तक मुझे इनको सुनना ही पड़ेगा। हाँ, वो वाला खत्म हो गया। हाँ, जिसको जो सिंगर चाहिए उसको वो सब्सक्राइब फॉलो कर लेगा। हाँ, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और किस्सा ये है कि अभी चंद रोज पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुडुचेरी के दौरे पर थे, और वहां जो फिशरमैन कम्युनिटी है, मछुआरा समुदाय के जो लोग हैं, उनसे बातें कर रहे थे। और एक महिला बोलने के लिए खड़ी हुई और तमिल में उसने ये शिकायतन लहजे में ये कहा कि जब वहां चक्रवात आया था तो मुख्यमंत्री वहां उस इलाके में आए भी नहीं और सरकार ने कोई मदद नहीं की। तो महिला तमिल में बोल रही थी, राहुल ये बात समझ नहीं पाए, तो अनुवाद किसने किया? तुम ही कातिल, तुम ही मुंसिफ। मुख्यमंत्री साहब ने, वी नारायण स्वामी, जिनकी शिकायत की जा रही थी, उन्होंने ही अनुवाद किया, और अनुवाद कर दिया उन्होंने गलत। उन्होंने कहा कि ये जो तूफान आया था उस वक्त मैं इलाके में गया था, तो उसी की तारीफ ये महिला कर रही है। यानी भाषा के बैरियर की वजह से मुख्यमंत्री साहब ने अपनी शिकायत को अपनी प्रशंसा में बदल दिया अपने नेता के सामने। तो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन की इन घटनाओं को ताऊ कैसे देखते हैं? आनंद, इसको मैंने नाम दिया था वैल्यू एडिशन। हाँ, वो जो मुख्यमंत्री हैं उसका नाम वेलू नारायण स्वामी है। हाँ, ठीक है। तो ये उनकी तरफ से वैल्यू एडिशन था कि ये एक बात है, अगर मैं तमिल नहीं जानता हूं, जो मैं नहीं जानता हूं, मेरे सामने अगर कोई कुछ बोले तो मैं तो ये समझूंगा कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर बोलने के साथ झाड़ू भी हाथ पे नहीं और पीट नहीं रही है महिला, तो वो कह के नारायण स्वामी निकल गए। पर इसमें हम देख चुके हैं कई बार
हमारे नेतागण जो खास करके साउथ इंडिया में उनको झेलना पड़ता है, वो भाषण देते हैं। और राहुल गांधी के साथ मतलब वो हमारे संसद में होते पीठाधीन अधिकारी होते थे, क्या नाम था उनका, जो ट्रांसलेशन कर रहे थे, पीजे कुरियन। हाँ, वो पिछले वो वहां पे ट्रांसलेशन कर रहे थे केरला में, हालांकि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था, मतलब एक्साइटेड ट्रांसलेशन समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, वो राहुल जी को ही समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, ये भी था। तो ट्रांसलेशन में दूसरी बात ट्रांसलेशन में क्या है कि हम चूंकि एक ऐसे देश हैं, अनूठे देश हैं, ऐसा कोई देश दुनिया में है ही नहीं जहां पे कि लोग एक दूसरे की बात ना समझ पाए। ऐसा कोई देश नहीं। हम इस तरह से देखते हैं इसको कि हमारे यहाँ विविधता है भाषा की, उसको पॉजिटिव तरीके से, पर एक तरह से ये देखिए कि हम एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी लिपियां भी अलग हैं। हमारी शब्द बहुत सारे कॉमन है बाय द वे। अगर एक लिपि हो, सपोज रोमन में ही सारी भाषाएं लिखी जाएं देश की, तो फिर बहुत कुछ समझ में आ सकता है। लेकिन उच्चारण और लिपि दोनों अलग होने के कारण हम थोड़ा सा अनभिज्ञ रहते हैं एक दूसरे की भाषाओं से। अब यहीं पे ट्रांसलेशन का फायदा है। ट्रांसलेशन सिर्फ शब्दों के नहीं होते, नीतियों के भी होते हैं, पैसों के भी होते हैं, है ना। राजीव गांधी कहते ही थे कि वो जो सेंटेंस यहाँ लिखते थे उसका 15% लॉस्ट हो जाता था रास्ते में। तो ट्रांसलेशन होने में, अनुवाद हो जाने में नेता जितना फायदा उठा सकते हैं। और मुझे ये पता नहीं है कि जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कोई चीज को एड्रेस कर रहे हैं और वहां वो तमिलनाडु में जब एड्रेस करते हैं तो अपना एक सेंटेंस बोलते हैं, फिर एक आदमी उसको ट्रांसलेट करता है अगले सेंटेंस को। वो क्या ट्रांसलेशन है, वो तो तमिल लोग ही जानते हैं। पता तो राज उन्हीं को है जिनको दोनों मालूम है। और वो बहुत मजे लेते होंगे, कुछ ना कुछ तो स्लिप होता ही होगा यहाँ से ऐसा। इसी कथा में राहुल गांधी जो है वो मुझे महाभारत के मैदान में खड़े अर्जुन की तरह दिखाई देते हैं। और वो अस्त्र शस्त्र सब त्याग के रथ से उतर के, और वो कह रहे हैं कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरे से संभव नहीं है। और फिर उनको कुछ कुछ समझाने की कोशिश की जाती है, और फिर वो एक समझ में जब पाते हैं कि नहीं, ये चीजें जो आप समझा रहे हैं ये तो दो अलग अलग बातें, तो फिर वो गीता में उसके लिए एक श्लोक है ना, अर्जुन उवाच, है ना, कि व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहे शिव में तदेकम वद निश्चित ये निश्चयो हम आपरात। आप व्यामिश्रित, आप दो अलग अलग तरह की बातें एक ही में घोल के कह दे रहे हैं, इसमें से कोई एक तय करके बताइए जिससे हमारा भला हो। तो जहां आपने दोनों को तो सुन लिया, उस महिला को और इनको स्वामी को, लेकिन बेचारा राहुल उस वक्त जो सोच रहे होंगे वो केवल मैं सुन पाया क्योंकि मैं संजय की तरह इसको देख रहा था। तो मैंने कहा वो बता दूं कि ऐसा राजनीति में होता है कि कई बार आप ऐसे चौराहे पे खड़े होते हैं जहां पे आपका जो वजीर, आपका सेनापति, आपका दारोगा जो होता है वो कॉमा को बदल करके अनुवाद को बदल देता है या आदेश को बदल देता है। रोको मत जाने दो में कॉमे को वो ले आता है रोको के पास, हो जाता है रोको मत जाने दो। जो मुख्यमंत्री महोदय ने किया है वो मधुकर उपाध्याय अपनी कविताओं में बताते रहे हैं। और मधुकर उपाध्याय की एक कविता की 2 लाइन मुझे हमेशा याद ही रह जाती है, मैं उसको जगह जगह पे उसको कोट कर देता हूं कि मार्क्स ने कहा था, दुनिया भर के मजबूरों एक हो, प्रूफ रीडर ने गलती कर दी। तो ये जो प्रूफ रीडर है ना, ये कई बार गलतियां कर देते हैं और इन गलतियों की वजह से कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आजकल ये गलतियां बहुत त्वरित हो गई है, क्योंकि काम को जल्दी से कर देने के चक्कर में कभी ऐसा होता है कि भारत सरकार का कोई कैबिनेट मंत्री किसी परीक्षा के संदर्भ में कुछ घोषणा करते हुए किसी गलत व्यक्ति को टैग कर देता है। कभी ऐसा होता है कि कभी किसी चीज के बारे में विपक्ष का कोई नेता सत्ता पक्ष के गृह मंत्री के लिए कह देता है कि भाई आप वहां पे उस कुर्सी पे बैठ गए थे बिना तथ्यों को जाने हुए, जबकि फिर वो बताया जाता है कि नहीं भाई, तो कुर्सी पे नहीं बैठे थे, बालकनी में बैठे थे, है ना, और कुर्सी पे तो पहले भी बहुत सारे लोग बैठे थे। तो फिर वो आखिर में क्या होता है जिसको कहते हैं फुट इन योर माउथ, अंग्रेजी में अगर कहावत में सही जानता हूं तो
यही कहते हैं ना, तो वो वाली स्थिति हो जाती है, फुट इन द माउथ। हाँ, तो हालांकि ये हिंदी में फुट इन द माउथ को बहुत वात्सल्य रस के तौर पे देखा जाता है ना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं कहने वाले जो बच्चे होते हैं वो दरअसल पैजनिया पहने हुए पैरों के अंगूठों को अपने मुंह तक खींच के लाने की भरसक कोशिश करते आपको पालनों में मिलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसका बहुत ही अजीब सा मतलब है। और ये एक चीज जो इसमें समस्या है ना, उसको आप लोग पकड़ ही नहीं रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहां पे है। प्रॉब्लम उस महिला में नहीं है, प्रॉब्लम मुख्यमंत्री में भी नहीं है, प्रॉब्लम समय में है भाई साहब। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय इतने एक राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के सरबराह होने के बावजूद वो ये भूल जाते हैं कि आजकल लोग हर जगह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो अगर उनको ये ध्यान रहता कि ये रिकॉर्ड भी हो रहा होगा तो वो इस तरह की उच्छृंखलता नहीं करते, इस तरह की प्रूफ रीडिंग नहीं करते। आप लाइव में प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकते ना भाई साहब, लाइव में करेक्शन है। हाँ, तो उड़ते कबूतर को हल्दी लगाने की कोशिश जो है ना, वो उसमें उन्होंने गलती कर दी क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा था। वैसे ये राहुल और नारायणसामी के बीच की घटना ही नहीं है। कुछ उदाहरण बताता हूं मैं आपको कि किन किन नेताओं, मतलब लगभग हर नेता जब दक्षिण में जाता है तो खराब अनुवादकों की समस्या का सामना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में दे रहे थे दिसंबर 14, 2015 में, 2 बार ट्रांसलेटर उस भाषण के दौरान बदलना पड़ा। अमित शाह का तो वीडियो बड़ा वायरल हुआ ही था 2018 का, जिसमें वो उन्होंने अपने उसमें जो है विश्व गुरु शब्द का जिक्र नहीं किया था, पर जो अनुवादक था उसने अपनी और अपनी अति उत्साह में विश्व गुरु जोड़ दिया। तो अमित शाह ने कहा, वो महिला थी अनुवादक, अमित शाह ने कहा कि मैडम जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलो ना आप, मैंने कहा विश्व गुरु बोला। राहुल गांधी को आप जवाब मत दीजिए, मैं जनता को जवाब दे रहा हूँ। वृंदा करात के साथ ये हो चुका है। 2016 में मई 15 उनकी रैली थी केरल में, तो वो कॉमरेड तपन सेन बोल रही थी, तो ये तो खैर उच्चारण का ही दोष हो गया और अनुवादक ने बोल दिया कमल सिंह, तो वो समझ नहीं पाया। तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। लेकिन जो बाबा आप वो बात कह रहे थे समझे ना जाने की, मतलब थोड़ा उस तरफ से ताऊ ने भी जिक्र किया कि इस मेटाफर को थोड़ा और आगे ले जाएं, राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में बाद में भाषा की बात करेंगे। तो क्या दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट को इसीलिए नहीं समझा गया? एक बड़ा कारण है क्योंकि सत्ता ने अपने स्वभाव की एक भाषा तय की और उसको लगा कि ये स्वाधीनता के आंदोलन से निकली हुई और उसकी सूत्रधार भाषा रही है, लेकिन बाकी भाषाओं को वो उसी तरह से अंगीकृत नहीं कर पाई। होना ये चाहिए था कि महतारी के खटोले में तीनों चारों गदेला एक साथ पहुलाने चाहिए थे, लेकिन बाकी गदेले भेज दिए गए। किसी से कहा गया कि जाओ महुआ बीन लाओ, दूसरे से कहा गया जाओ बटुली में पानी भर दो, तीसरे से कहा गया देख लियो साइकिल बाहर खड़ी ही कि अंदर भाई, और चौथे को जो है बुकुआ लगा के आप खटोले पे पहुलाए रहे। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये तीनों जो है परित्यक्ताएं हैं, इनको जब भी समय मिलता है ये अपने तरकश उठा करके और ये जो पालने में बैठी हुई भाषा है इसके ऊपर तुषारापात करना शुरू कर देते हैं। और दाएं दाएं तीर पे तीर खून नहीं निकलने देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य के कुत्ते का मुंह भर दिया था बाणों से, उसी तरह से ये खेल होता है। लेकिन इसके पीछे की जो कथा है, ये जो सिम्टम्स हैं, जो बटुली का एक चावल पूरे अदहन की कहानी कहता है, तो नारायणसामी हो या अमित शाह के साथ का संदर्भ हो, मोदी जी का हो, भारत में अनुवाद दरअसल बहुत बड़ी समस्या है। और मैं अब यहाँ पे भाषा विज्ञान और भाषा के संदर्भ को लाना चाहता हूँ। हाँ, उधर ही तो हुआ यह है कि अनुवाद के ऊपर कभी भी गंभीर नहीं रहा है, काम उसके ऊपर सीरियसली हुआ नहीं है। और ये उस देश की करुण कथा है जो कि बोलियों और भाषाओं को की लिस्ट में उतना ही है जितना कि यहाँ व्यंजन है। तो जितने तरह के व्यंजन उतनी तरह की भाषा। कोस कोस पे बदले बानी, 4 कोस पे बानी। पानी और बानी मतलब 3 कोस, एक कोस मतलब 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पे बानी बदल रही है, पानी बदल रहा है, और 12 किलोमीटर पे बानी बदल रही है। ये जो कहानी है, इस कहानी वाले देश में अनुवाद पे काम हुआ नहीं। हमने जब अनुवाद पे काम करने के बारे में सोचा तो उस वक्त हमने कुछ केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा विभाग, हिंदी परिषद ना, इस तरह के बहुत सारी संस्थाओं को स्थापित किया। लेकिन आज भी भाई साहब उर्दू के तमाम सारे मानक लेखक आपको हिंदी में स्क्रिप्टेड नहीं मिलेंगे।
हिंदी के तमाम सारे साहित्यकार आपको अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित नहीं मिलेंगे, अनलेस अनटिल कि वो किसी ये खाना पूर्ति वाली जो लिस्ट बनती रहती है, अचानक से ब्यूरोक्रेसी में मैसेज जाता है कि कितना आपने किया, तो ठीक है ये 10 राइटर उठा दीजिए, और फिर वो 10 में अपनी चॉइस और अपने सिलेक्शन के लोग चल जाते हैं। आप देखिए कि अनुवाद किस तरह से हुआ है। ये देश अनुवाद पे हंसता है, अनुवाद से समझता नहीं है ना। लौह पथगामिनी, है ना। और मैं अभी पिछले 2-4 एपिसोड पहले चर्चा कर रहा था 3 ताल में, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है हमारे अंदर, उसका अनुवाद हुआ है तकनीकी शब्दावली आयोग की तरफ से, कृमि रूप परिशेषिका। मैं तो अभियंता और अभियांत्रिकी पे भी ऑब्जेक्ट करता हूँ। हाँ, अधिशासी अभियंता, है ना। वो यूपीएससी बड़ा बदनाम रहा है अपने प्रश्न पत्रों में इस तरह के अनुवाद के लिए, कि जनसंख्या को उन्होंने अनुवाद किया समष्टि, और प्लास्टिक को लिखा सुघट्य, दीमक को लिखा बरुथी। आप सोचिए कि अब अर्थ आवर तो अर्थ आवर है, वो प्रचलित है, उसको उन्होंने लिखा पृथ्वी काल। अगर कोई अर्थ आवर के हिसाब से तैयारी करके आया है तो बड़ा ही जैसे तो अनुवाद जो है ना वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो अनुवाद की समस्या केवल वहीं पे नहीं है, पाठ्यक्रमों से लेकर के और तमाम सारा ऐसा काम जो कि सरकारी या अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, अकादमिक स्तर पे हो रहा होता है, उसमें हम अनुवाद की यही परिणति पाते हैं। आप ये देखें कि पाब्लो नेरुदा या अल्बर्ट कामू का अच्छा अनुवाद आपको हिंदी में या अन्य तमाम सारी भाषाओं में नहीं मिलेगा। मुझे बताया गया है कि मलयालम में और बांग्ला में कुछ अच्छे अनुवाद इनके हुए हैं, लेकिन जिन्होंने अनुवाद किया है वो ऐसे लोग रहे हैं जो स्पेनिश समझते रहे हैं या अंग्रेजी या फ्रेंच समझते रहे हैं। उन्होंने फिर काफ्का को और उन्होंने फिर शेक्सपियर को फिर डायरेक्ट ट्रांसलेशन किया है। तो वो किसी ट्रांजिशन से, किसी जंक्शन से, वो किसी मुगल सराय या इटारसी गए बिना वो अनुवाद हुआ है। तो इस वजह से वो ठीक ठाक हो गया है। इसलिए अनुवाद जो है एक समस्या है, और वो एक सरकारी समस्या है, और जो लोग सरकार में रहे हैं वो इस समस्या के सबसे बड़े कारक हैं, क्योंकि अनुवाद को लेकर उनकी दृष्टि ही इस तरह की है। तो वो रामास्वामी हो, वो मंगला स्वामी हो, वो कुमारा स्वामी हो, है ना, वो राधा स्वामी हो, उनका अनुवाद आप देख लीजिए। बाय द वे राधा स्वामी सत्संग व्यास से अभी मैं ये इनकी रूमी की का एक अनुवाद, बाबा बुल्ले का अनुवाद पढ़ रहा था, और उसको पढ़ करके मेरा हृदय रो दिया, क्योंकि मुझे लगा कि कवियों के साथ, दार्शनिकों के साथ इस तरह की परिणति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये परिणति हो रही है। और ये परिणति उस गरीब महिला के साथ भी हो रही है जो शायद मछली, चावल, नाव, मछली पकड़ने का जाल, राशन की दुकान, इस तरह की छोटी बुनियादी समस्याएं लेकर के वहां पे, वो संकट लेकर के वहां पे पहुंची हो। तो अनुवाद दरअसल भारत की बहुत पुख्ता बीमारी है, इसमें ठीक नहीं हो पाना। और हम अनुवाद को हमेशा अधकचरेपन से देखते हैं। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अनुवादक को कम से कम पैसा दें और लेखक को ज्यादा से ज्यादा, जबकि मुझे लगता है कि अनुवादक को पहले लेखक भी निभाना पड़ता है और फिर पाठक भी निभाना पड़ता है, उसका पारिश्रमिक ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि 20 पैसा में अनुवाद हो जाए, 10 पैसा में अनुवाद हो जाए। लिखते समय हम उसको बहुत अच्छा पैसा देते हैं, लेकिन अनुवाद करने वाले को हम बहुत कम पैसा देते हैं, और जब कम पैसा देते हैं तो अनुवाद फिर उसी स्तर का होता है। एक अभी कम पैसा ही मिला होगा शायद, अमेजॉन प्राइम के लिए एक ट्रांसलेशन हुआ था, तो मतलब बहुत बड़ी कंपनी है और उन्होंने मिस ट्रांसलेट कर लिया था अपनी प्रीमियम सर्विस प्राइम को, और उसको प्रधानमंत्री लिख दिया था, और नॉन प्राइम मेंबर्स को उन्होंने उसका अनुवाद किया था गैर प्रधानमंत्री सदस्य। तो ये वो हमारे एक मित्र हैं, वो मजाक में कहा करते थे कि यार ऐसा अनुवाद करोगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को फिर नीली बाहों वाला मजबूत आदमी लिख दो। ऐसा बाय द वे, ऐसा अगर आपने फिल्मों के सबटाइटल्स देखे होंगे जाल तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, हिंदी को जब अंग्रेजी में करते हैं तो भी यही होता है, अंग्रेजी को हिंदी में करते हैं उसमें भी यही होता है। एक बहुत मशहूर था वो एरबिल के एक होटल का, कि वो मीट बॉल जो है वो बुफे में रखा हुआ था, तो वहां पे जो साइन होता है उसमें उन्होंने अरेबिक में मीट बॉल लिखा था, तो वो मीट ट नहीं बोलते तो मीत हो गया था, और प भी नहीं बोलते वो, हाँ, प को ब बोलते, बेबसी पाकिस्तान, तो बॉल भी लिखा हुआ था अरेबिक में। उसका ऊपर में इंग्लिश में ट्रांसलेशन, अगर आप गूगल ट्रांसलेट में मीट बॉल डालोगे तो पॉल इज डेड ही आएगा। तो ऊपर में खाने के ऊपर में लिखा था पॉल इज डेड, नीचे पे अरेबिक में मीट बॉल। ठीक है, क्योंकि पॉल को वो बॉल बुलाते हैं।
अमित का मतलब होता है डेड। तो ऐसी हमारे यहाँ दिल्ली का बहुत मशहूर था ये अपने एयरपोर्ट का कि ईटिंग कारपेट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, है ना, क्योंकि ऊपर में क्लियर लिखा हुआ कि फर्श पर खाना बना है लेकिन नीचे ईटिंग कारपेट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मेरा एक दोस्त था ना, उसको हर चीज ट्रांसलेट करने में मजा आता, वो मजे के लिए करता था, मतलब जो वो जबरदस्ती वाला नहीं होता कि स्क्रू टाइट हो गया है फिर भी एक बार और ताकत लगा के घुमाएंगे, वो वाला अनुवाद वो करता था। तो एक ब्रांड है जूते का, वो उसके जूते लेकर के आया, बोला मैं लकड़ भूमि के जूते लेकर आया हूँ। तो सीपीयू को बोलता था केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, तो ये लेवल था उसका। अच्छा, मैंने इनके कुछ हिंदी योजक शब्द बनाए हैं। अच्छा, अगर हिंदी इतना भी कर लेती तो अनुवाद की समस्या नहीं होती। जैसे मैं एफटीपी को फाटपा कहता हूँ, ईएनपीएस को मैं आना पासा कहता रहा। तो मुझे लगता है कि अगर हम वहां से भी सीधे सीधे ले लेते ना, जैसे इंजीनियर का ई लगा के चल रहे हैं ना लोग, कैप्टन का कै लिख करके लोग काम कर रहे हैं ना। हाँ वो चल रहा है। हाँ, तो कई लोग कुंवर में कई लोग गलती कर जाते हैं कि ऊपर बिंदी लगाना छोड़ देते हैं तो कू हो जाता है। मैं पहले ये सोचता था कि मैं, कुछ लोग बोलते थे KKS, तो मैं सोचता था कि मैं अगर हिंदी में मेरा नाम है तो वो तो क की सी होना चाहिए। तो कुछ दिन मैंने इसका प्रयोग भी किया था। फिर देखिए अपने शायर हैं वो शीन काफ निजाम, तो वो शीन काफ निजाम लिखते हैं, वो श का नहीं लिखते, ना एस के लिखते हैं, एस के निजाम। तो वो अलग चीज है। और पर अपने यहाँ जो ये जबरदस्ती के है ना, मैं वो बचपन में छोटा था तो मालगाड़ियां गुजरती थी हमारे पास से, तो उसमें लिखा होता था पूरे, ठीक है, तो मैं सोचता था ये पूरा भरा हुआ है। हाँ, फिर जब दरे आता तो मैं लोगों से पूछता था, मरे भी आता था। तो मैं सोचता था पूरे भी आता था। तो शवों को लेकर जा रही है क्या? हाँ, ये किस तरह की है कि पूरे तो था पर ये मरे दरे और उरे कहाँ से आया। और नदीरे पुदीरे भी है। अरे हाँ, नदीरेस्टे पुदीरेस्टे 621 पुरी रेस्टे है और 615 नदी रेस्टे है। ये जेएनयू में रहने वाले लोग या मुनीरका में रहने वाले लोग समझते होंगे कि मैं किन दो बसों के नंबर की बात कर रहा हूँ डीटीसी के। 615 नदी रेस्टे, 621 पुदी रेस्टे। पूर्वांचल हॉस्टल आती थी ना 615 तो। हाँ, दोनों वहां से, मतलब मुनीरका से तो दोनों ही मिल जाती थी। और वो है नहीं कि समझी गई जो बात हमारी गलत तो क्या, या तर्जुमा कुछ और है या आयत कुछ और है। तुम शाला मत रहो यही दुआ करेगा, वो वाला है। हाँ। अच्छा, ये गूगल पर निर्भरता की वजह से भी अर्थ का अनर्थ हुआ है। हाँ, वो बहुत लोग गूगल का ट्रांसलेट टूल यूज करते हैं, उसमें हो जाता है, बहुत अच्छा टूल है, पर कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नहीं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि फिर आप लोग गलत जगह पर अटक गए हैं। गूगल पे अनुवाद लोग क्यों कर रहे हैं इसको समझिए, क्योंकि वो अनुवाद पे खर्च नहीं करना चाहते हैं। क्वालिटी अनुवाद पे इन्वेस्ट करना लोगों को मूर्खता लगती है। ऐसे समय में जब दुनिया की तमाम सारी कंपनियां, चाहे वो कोरियन हो चाहे यूरोपियन हो, वो अनुवाद पे अच्छा खर्चा कर रही हैं। वो हिंदी विभाग जेएनयू से कई सारे लोगों को हायर कर रही है कि वो उनके कामकाज किए जाए। हालांकि अभी इन्होंने बताया था, कुलदीप ने 3-4 एपिसोड पहले, कि कोरिया में, साउथ कोरिया में उन्होंने कहा कि अब एक गोरिया देखा ना हमार ओरिया, अब हम कोरिया में ना चाहिए हिंदी। तो उस तरह से वो हो गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने अनुवाद पे बहुत खर्च किया है और उन्होंने उसको गंभीरता से लिया है, और इसलिए वो अच्छे विज्ञापन बना पाए, अच्छी तैयारी कर पाए, नब्ज पकड़ पाए। लेकिन हम पता नहीं क्यों ये सोचते हैं कि अनुवाद पे खर्च करना या अनुवाद को महत्व देना या अनुवाद को एक गंभीर विधा के रूप में देखना, ये गलत है। और इसकी वजह से जो केवल ये नुकसान नहीं है, इसकी वजह से नुकसान ये है, कुलदीप बताओ, कि आप ये देखिए कि बांग्ला का, मलयालम का, तमिल का, तेलुगु का, नॉर्थ ईस्ट का, यहां तक कि बघेली, बुंदेली, जो छत्तीसगढ़ की भाषाएं हैं, उड़िया का, है ना, कितना सारा रिच साहित्य। हाँ, उनके लोकगीत भी, वो लोगों को एक्सपोज है ही नहीं।
हिंदी के लोगों ने उसे पढ़ा नहीं, उनको लगता है कि उन्होंने रामचरितमानस से पद्मावत तक में सारी दुनिया खत्म हो जाती है, या चंद्रबरदाई के वहां से शुरू होकर के और फिर बस ये अपना हरिओम पवार तक सारी काव्य रचना है हिंदुस्तान की। उनको समझ नहीं आता है कि और कहां पे क्या क्या लिखा गया है। विद्यापति को लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, और लोग सब कहते हैं कि भारत हमारा देश है। आप गर्व से भरे रहना चाहते हैं, बिना भाषाओं, भोजन, चमड़ियों को, है ना, उनके रहन सहन खान पान को आंगीकृत किए बिना आप भारतीय बने रहना चाहते हैं। इस देश को अनुवाद जोड़ सकता था। अनुवाद हमारा एक नेशनल इंटीग्रेशन मिशन होना चाहिए था। हमने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, हमने उसको कभी गंभीरता से नहीं दिया। तो ये बहुत आनंद की, मनोरंजन की, मजे की बात लग सकती है कि अनुवाद में इस तरह की गलतियां हो रही हैं, लेकिन अनुवाद दरअसल एक बहुत दर्दनाक कहानी है। इस देश में किन चीजों को हमने छोड़ दिया, अपने नायकों को, अपने श्रेष्ठ लोगों को, अपने श्रेष्ठ चिंतन को, अपनी श्रेष्ठ रचनाओं को, अपनी श्रेष्ठ परंपराओं को हमने बताने के हर दरवाजे के मुहाने पे पत्थर रख दिए। लोगों को सीमित रखा कि वो अपनी ही भाषा, अपनी ही बोली और अपने ही कुनबे के आसपास रहें, और वहीं पे उसी को संसार मानते रहे। मेंढको कुएं में रहो, हाँ, मेंढको अपने अपने कुएं में पुनर मूसको भव। पहले भी ऐसे मूसक थे और गीत गाए जाते थे, नदी न्यारे न जाओ श्याम पैया परू, है ना, कि नदी डाक जाएंगे तो परदेश चले जाएंगे। हम वापस अपने परदेशों में और अपने अपने देशों में उलझ के रह गए हैं। पटेल साहब जोड़ें, पटेल साहब 600 से ज्यादा रियासत जोड़ें, ये बात सब करते हैं, लेकिन उन 600 रियासतों ने जोड़ने के बाद क्या क्या जोड़ा, इसके ऊपर बात नहीं होती। अभी मुझे क्या जोड़ना चाहिए था, इस पे बात नहीं होती। इस वीकेंड में मुझे दृश्यम 2 देखना है, मलयालम में है, और अब आप लोगों ने और भी डरा दिया है कि जो नीचे लिखा है उसमें से कितना सच होगा, कितना वैल्यू एडिशन होगा, ये मुझे पता नहीं है। मैं वही कहना ही चाह रहा था कि फिल्मों में जो अनुवाद होता है, एक सबटाइटल्स तो चलिए फिर भी एक चीज है, जो डायलॉग्स का जो डब्ड फिल्में आती हैं उनकी स्थिति देखिए कि अंग्रेजी में अगर किसी ने किसी को गाली दी, किसी भी तरह की गाली हो सकती है, हिंदी में उसका अनुवाद, क्या उसने मुझे सड़ा हुआ तरबूज कहा, इस किस्म का अनुवाद हो रहा है। वो बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता है। वैसे ये खराब अनुवाद की समस्या को एक बार भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने राज्यसभा में उठाया था, और तब उन्होंने ये जिक्र भी किया था कि अंग्रेजी में लिखे शब्द स्टील प्लांट का अनुवाद जो है वो इस्पात का पौधा जो है कर दिया जा रहा है। ये स्थिति ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं ना। इस्पात के पौधे, हालांकि दिल्ली में एम्स के पास जो गोल चक्कर है वो फ्लाईओवर, वहां पे इस्पात के पौधे लगाए, उसमें इस्पात के फल भी आए, या फूल कह लो उनको। अगर आपने देखा नहीं है वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन हाँ, लेकिन वो इस्पात के फल फूल है उसमें। मैं उसको आगे से स्टील प्लांट बुलाऊंगा। बाप रे, अजीब सी घुंडियां हैं वो। ठीक है, जिंदल स्टील से बनी। खैर आगे मेरी कोशिश थी कि 5WH ले आऊं मैं कहीं से धीरे से। ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले विचारोत्तेजक खबर है, और खबर कहाँ से है इस बार हमें मालूम नहीं। उसकी वजह मैं बताता हूँ। मतलब बच्चों के नाम रखने को लेकर के ना पूरी दुनिया में एक ऐसा अलिखित करार है कि जब हम बच्चों के नाम सोचते हैं अपने घर परिवार में, तो ये सोचते हैं कि हमारे आसपास में रिश्तेदार में फलानी बुआ जी के यहाँ, फलानी मौसी जी के यहाँ इस बच्चे का, इस नाम का कोई बच्चा तो नहीं, तो अवॉइड करते हैं, उस तरह का नहीं रखते हैं। लेकिन एक महिला है जिन्होंने इस पर एक अपनी अलग ही आपबीती लिखी, और उन्होंने लिखा कि वो अपने बच्चे का जो नाम रखती हैं उनकी बहन उसे कॉपी कर लेती है। तो उन्होंने अनोनिमस लिखा है इसको एक पोर्टल पर, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि किस जगह की घटना है, पर संभवतः यूरोप में कहीं की घटना है। और उनका कहना है कि उन्होंने अपने बेटों के दो बेटे हैं उनके नाम है हेडन और ओलिवर। और जब उनकी बहन को पहली बेटी हुई तो उन्होंने भी उसका नाम हेडन रख लिया। तो इन्हें लगा कि चलिए कोई बात नहीं, कम से कम लिंग का तो डिफरेंस है, वो लड़की है, मेरा बेटा है, हेडन चलने दें। मगर हद तो तब हो गई जब ये पता चला उन्हें कि उनकी बहन जब दोबारा प्रेग्नेंट हुई है, और 3 महीने में बच्चे की डिलीवरी से पहले ही बहन ने अनाउंस कर दिया है कि जो बच्चा अब होगा उसका नाम ओलिवर होगा। तो हाउ डू यू थिंक इट इज बिजार? एक बात उन लोगों के नाम रखने की, बाय द वे, जैसे जॉर्ज बुश के बेटे जॉर्ज बुश थे, उनको कभी कभी नाम इतना अच्छा लगता है कि वो कहते हैं ये जॉर्ज द फर्स्ट होगा, ये जॉर्ज द सेकंड होगा, ये जॉर्ज द थर्ड होगा, है ना। तो एक तो उनके यहाँ ये है। पर
ये समस्या सब जगह है। इन्होंने तो हेडन और ओलिवर रखा है, तो इनके मतलब उनकी बहन बहुत जेलस है। हकीकत यह है कि अपने मुल्क में लोग बच्चों के नाम ऐसे ढूंढ रहे हैं, एक प्रथम मतलब हाँ ढूंढा जा रहा है कि कहीं संस्कृत की कोई किताब निकालो जिसमें से एक ऐसा नाम निकालो जो और किसी का हो ही ना, है ना। तो अद्वितीय अंतरीप। हाँ, तो अब जैसे ऋतिक मेरा नाम इसका उदाहरण है। मेरे नाम रखते समय ये पूरा प्रयास किया गया कि शहर क्या राज्य में साला दूसरा पाँव भी नहीं मिले। हाँ, लेकिन वो अभी कोई नहीं रखता भाई, उस समय भी कोई नहीं रखता था, मुश्किल था ना। सब नाम रखना चाहते हैं आसान, कोई साइलेंट लगाते हैं आगे में एच। ऋतिक के नाम में एच क्यों है? वो सिर्फ इसलिए है कि मतलब स्पेलिंग अलग होगी, कोई ऋत्विक कहीं होगा, कोई ऋतिक होगा, उससे मिलेगा नहीं। और फिर अयान, रेहान, हरान, प्राण, ये सब खुल कर, अरे आप किसी बच्चे का नाम कमलेश होगा ही नहीं, मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। ठीक है, ये है। ये तो पहले बहुत ही ब्राह्मणवादी था नाम देना, जो कि ब्राह्मण ही नाम देते थे। तो गरीबों को कचरू, हरिया, दारू, झींटा कुछ नाम दे दिया जाता था, और वो बहुत उसका नाम अच्छा हो गया तो झींटा राम हो गया, घसीटा लाल हो गया। और राम के सहारे बहुत सारे नाम चलते थे, राम खिलावन, राम सनही, राम आश्रय, राम सेठ, राम हेत। वो सब गया तो राजीव संजीव हुए, उस तरह के नाम आए। तो मेरी नानी जो है वो झगड़ा करके आई थी दूसरे गांव में, जिन्होंने कि अपने बच्चों के नाम राजीव संजीव रख लिए थे, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों के नाम राजीव संजीव रखे थे। तो ये होता था पहले कि तुम कैसे वही नाम रख सकते हो जो हमने रखा हुआ है। और उसमें बहुत सारे जो सोशल स्ट्रक्चर का भी मामला था, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो इस तरह की बातें होती थी। अभी ये हालत है कि फिर एक वो एश वाला दौर आया, राजेश, राकेश, उसमें कमलेश भी है, शैलेश, रमेश, महेश। लगभग मेरा पूरा खानदान मेरी पीढ़ी का एश है। पता नहीं, सबकी ऐश है। हाँ, सबकी ऐश है। तो हम सब वो ऐश वाले हो गए। लेकिन अभी जो चल रहा है कि वो अब अयान भी पुराने हो गए। हाँ, अब तो बिल्कुल एक अलग टाइप के। और क्या हो रहा है कि अब ये लोग इंडियन नामों से दूर जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे खंगाल दिया उन्होंने, कुछ मिला नहीं। अब जो है ग्रीक नाम, और ओल्ड पर्शियन निकाल करके उससे नाम निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों का नाम फारसी में होता था पहले, और कुछ देसी अंदाज लिए होता था। अब उनके नाम भी अरबी हो गए हैं। तो सब आदमी कठिन से कठिन। मेरे अपने एक मित्र हैं, उनके दोनों बच्चों के नाम जो है बिल्कुल यूनिक है, अच्छे नाम है, पर मीनिंग ढूंढना पड़ता है उनका, इसका मतलब क्या है, क्यूरियोसिटी होती है। अब तो नामकरण का जो पहले होता था, एक सिखों के नामकरण का भी एक मेथड था ना, जिसमें बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। हमारे एक मित्र हैं और उनके बेटा सियाराबाद पर रहते हैं, उनको बेटा हुआ और उसका नाम हम सब लोगों ने मिलकर रखा अप्रतिम। और अप्रतिम का नाम, अप्रतिम तो ऑफिस में चला गया उसके उसमें बर्थ सर्टिफिकेट में और बाकी जगहों पे, लेकिन अप्रतिम नहीं रहा। उसका नाम रखा गया प्रचलन के लिए जीएस। ओके। हाँ, ऐसे ही हमारे मोहल्ले में एक हमारे मित्र हैं वकील साहब, उनके घर में छत पे एक बिलरिया ने 4-5 बच्चे दिए, उनमें से एक बच्चा उन्हीं के घर रह गया, बाकी सब धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत की तरफ चले गए। एक उनके घर में रह गया, उसका भी नाम पहले छुटकू, फिर कुछ, फिर वजीर, क्या क्या तो नाम रखे गए। आजकल उनका नाम है ऑलिव। तो ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल होता जा रहा है सारा मामला। और लोग एंजॉय भी करते हैं। जैसे मतलब पहला सवाल हो कि व्हाट्स हिज नेम, तो नाम बताया, और फिर पूछे कि व्हाट डज इट मीन, तो वो लोगों को मजा आता है उस दूसरे सवाल में और उसका जवाब देने, ये वहां जाकर के उस ग्रंथ से जुड़ता है, उस संस्कृति की झलक है। लेकिन हमारे गांव में इस तरह से नाम पहले रखे जाते थे, और मुझे ये सुन करके ये कहानियां बड़ा मजा आता है कि पहला बेटा हुआ तो जो है लड़ाई हो गई परिवार में, और अलगी बिलगा हो गई, जिसको बोलते हैं ना कि बंटवारा हो गया, घर अलग हो गए। तो उस बेटे का नाम रखा अलगू। और जब दूसरा बेटा हुआ, उससे ठीक पहले ही जो है वापस समझौता हो गया, वापस एक संयुक्त एक ही परात में रोटी सबकी बनने लगी, तो उसका नाम रखा गया मिल्लू। ये जो आसपास की घटनाओं से, हाँ, अलगू मिल्लू, पूरा गांव अभी अब मतलब वो मेरे रिश्ते में दादा लगेंगे, मतलब ताऊ लगेंगे, मेरे यहाँ ताऊ को दादा बोलते हैं। तो क्या एल्गो है आपके, देखिए क्या एल्गो है। हाँ, तो ये एल्गो वैसे अभी कुछ देर पहले मैनेजर पांडे की चर्चा हुई, जर्नैल, मैनेजर,
इस तरह के भी नाम होते थे, पदों पर उनके नाम रखे जाते थे। कप्तान सिंह, जर्नैल कप्तान सिंह, हाँ। हाँ, मैनेजर पांडे का तो अभी मैं जिक्र कर ही रहा था। और आप सोचोगे नहीं, पर बहुत बड़े वीर हुए मध्य प्रदेश के, मेजर शैतान सिंह। हाँ, उनका नाम था शैतान सिंह, है ना, ऑफिशियल नाम उनका शैतान सिंह था। और मैं एक बहुत अच्छा रिदमिक सा मुझे याद आता है, हमारे बगल के गांव में थे 4 भाई, आत्मा सिंह, परमात्मा सिंह, गांधी सिंह, महात्मा सिंह। तो वो आत्मा, परमात्मा, गांधी, महात्मा, 4 भाइयों के नाम इतने सबके जबान पे आ जाते थे। मेरे मामा के यहाँ एकदम जस्ट सामने वाला जो घर है उसमें 2 बच्चे रहते हैं, एक 17-18 साल का और एक उससे 13-14 साल का। बड़े वाले का नाम है डीएम शुक्ला, छोटे वाले का नाम है एसपी शुक्ला। सच में, भगवान के तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं यही नाम है। बिल्कुल। बस एक एडवोकेट शुक्ला और हो जाए तो सारा का सारा मामला इधर ही हो जाए। एग्जीक्यूटिव और फिर जुडिशरी दोनों आ जाएंगे। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद न्योता वाले श्रोता का नंबर है कि मारवाड़ी, गुजराती और सिंधी ही हर तरह के व्यापार पे कब्जा क्यों जमाएंगे। मका भाई, मौसम्बी का रस और कदी गन्ने का रस, पर रसों में रस है बतकही का रस। पर भैया ये बतकही के हो? तन्ने बकी और हमने सुनी। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट ना सुने तन्ने? रे किस्से हैं, ज्ञान की बातें हैं, कॉमेडी है, हिस्ट्री है, पर थम तो या ना वीडियो में बड़े रही हो, आंखें फुटेंगी तेरी जल्दी। ज्ञान और मजा दोनों एक ही जगह। कान में लगाइए आज तक रेडियो के पॉडकास्ट, aajtak.in/radio। सुनता है सारा जहां। You are listening to आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक टू तीन ताल, और पाणिनी बाबा, कमलेश ताऊ और मैं यानी कुलदीप सरदार हम लोग बात कर रहे हैं इस हिस्से में वो सवाल जो अब कुछ अरसे से पेंडिंग हो गया है, जिस पे बात करना। हमारे एक लिसनर हैं धर्मशाह धर्मा, जोधपुर में वो रहते हैं, और उन्होंने हमें ये सवाल भेजा था। उनका ये सवाल पढ़ूं उससे पहले ये कि अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके भेजे हुए किसी सवाल पर हम डिस्कशन करें, उसके जवाब खोजने की कोशिश करें, तो आप भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं ईमेल पर radio@aajtak.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। आप हमें अपने मजेदार दिलचस्प सवाल भेजिए, अतरंगी अनूठे सवाल, और हम उन पे बात करेंगे। तो धर्मशाह धर्मा का सवाल ये था कि व्यापार में मारवाड़ी, गुजराती और सिंध क्षेत्र के लोग ही इतने ज्यादा सफल क्यों हैं, और ये देश के हर इलाके में हो, मतलब किसी और इलाके में भी जाएं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर हो, तो वहां भी ये अपना बोलबाला बना लेते हैं कारोबार के क्षेत्र में। क्यों होता है ऐसा ताऊ? अर्ली मूवर्स एडवांटेज है ये। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यह वह क्षेत्र है जहां पर और कुछ होता नहीं था, तिजारत ही कर सकते थे आप। और वो ऐसा क्षेत्र भी है कि जहां तिजारत की अपार संभावनाएं थी। प्राचीन काल से ही, मतलब मध्ययुगीन पीरियड अगर आप ले लो, उसके पहले भी शिप आते थे बिल्कुल अरब के देशों से, अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका से, और वो गुजरात आते थे, सिंध आते थे, उन क्षेत्रों में आते थे। जो मारवाड़ का क्षेत्र है वो बहुत बड़े रेगिस्तान का हिस्सा है। उस रेगिस्तान में बहुत कुछ होता नहीं था, और लोगों को दूर बहुत कठिन परिश्रम करके जीवन यापन करना पड़ता था। और राजपुताना था वो, जहां राजा थे। राजा को पैसे की आवश्यकता पड़ती थी, रखने की भी और कभी कभी खर्च करने के लिए भी। इन सब परिस्थितियों का परिणाम है कि उस क्षेत्र में बहुत पहले से व्यापार, बाकी जगहों पे व्यापार नहीं होता था ऐसा नहीं है, पर व्यापार स्थानीय स्तर पे होता था। लोग खेती बाड़ी करते थे, व्यवसाय उनका अलग था। जो गंगा का क्षेत्र है उसमें लोगों का भरपूर जो उपज वाली जमीन थी, और भी बहुत तरह के व्यवसाय थे, प्रोफेशन थे लोगों के, उसमें व्यस्त रहते थे, सबका काम होता था। व्यापार एक चीज थी जिसमें दूर दूर से लोग आते थे। सिल्क रूट में व्यापार होता था, राइट? सिल्क रूट से भी व्यापार होता था। भारत से किससे व्यापार करते थे? वो भारत के व्यापारियों से व्यापार करते होंगे वहां के व्यापारी। और वो इसी व्यापार के क्रम में सारे रूट जो आपके नॉर्थ ईस्ट के रूट हैं, या दक्षिण के रूट हैं, या पश्चिम के रूट हैं, सब में यही समुदाय यहां से जाकर, चूंकि उनको तरीका आ गया, आता नहीं था लोगों को व्यापार करना,
ये खून में तो नहीं होता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा वो, पर हकीकत है कि जेनेटिक खून में नहीं है, लेकिन एक्सपोजर का मामला बहुत बड़ा है। हाँ, एक जेनेटिक डिस्पोजिशन है। आप छोटे से हैं, आपने शुरू तभी से देखा है कि आपके पिताजी यह व्यापार करते हैं, उसमें ये होता है, उससे ये कमाई होती है, उसको ऐसे मैनेज किया जाता है। और आपको जैसे ही आप, तो पहले तो स्कूल और कॉलेज ऐसे नहीं होते थे ना कि लोगों को डिग्री लेनी पड़ती थी, तो बच्चे से ही, बचपन से ही वो उसमें पार्टिसिपेट करने लगते थे। तो जब वो 21-22 के होते थे तब तक वो मंजे हुए व्यापारी हो जाते थे। और जो गंगा जमुना दोआब का बंदा है जो खेती कर रहा है, वो खेती में बहुत मजबूत होता था, लेकिन वो अगर 21 के बाद जब उसका होश संभलता था और वो देखता था ये आदमी व्यापार करता, मैं भी कर सकता हूं, है ना, लेकिन उसको एंट्री नहीं मिलती थी। एंट्री बैरियर एक बहुत बड़ी चीज होती है व्यापार में। आपको एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि आप भी सीखोगे, वहां मंजे हुए हैं आपकी उम्र के लोग। तो ये एक प्रैक्टिकल सोशल कारण बता रहा हूं। बाकी खून में व्यापार होता है ऐसा मैं समझता नहीं, माथे पे किसी के लिखा नहीं। अगर आपने बचपन से किसी भी चीज को सीखना शुरू किया, आपको निर्धारित घंटे होते हैं, उतने घंटे की ट्रेनिंग अगर हो गई तो आप भी अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये मोटी बात यही है। और मुझे एक चीज इसमें और बस ऐड करनी है, समझ के स्तर पे, कि व्यापार में जो उत्पादक है वो कभी भी अच्छा व्यापारी नहीं होता है। जो आप स्वयं जो मात्र रूप से उत्पादक है, जैसे किसान अच्छा व्यापारी नहीं होता है, कपास पैदा करने वाला अच्छा व्यापारी नहीं होता है, गाय पालने वाला अच्छा व्यापारी नहीं होता है, लेकिन जो दो के बीच का योजक बनता है वो अच्छा व्यापार करता है। तो इसलिए बनाने वाले बेचने वाले अलग अलग होते हैं। तो किसी से लेके किसी को देना व्यापार की ये पुरानी टेस्टेड परिधि है। पूरे यूरोप के विस्तार की कथा ही इसलिए है क्योंकि साधनहीनता में वो कहीं से सामान उठा के कहीं बेच करके और उससे लाभ पा करके वो फिर अपना अर्जन और अपना प्रसार करते रहे। हिंदी पट्टी या भारत में बहुतायत हिस्सा जो है वो अपनी उर्वरा के कारण उत्पादक ही बना रहा और व्यापार को लेके इतना वो सतर्क नहीं रहा। जो व्यापार उसने किया वो वहीं पे पैदा करके वहीं पे उपलब्ध कराने का रहा। तो राजा को कर देना है, बाजार में सामान पहुंचाना है और उसके क्रय विक्रय से जो अर्जित हुआ है उससे फिर अपना भरण पोषण करना है। तो लोग थोड़ा बहुत आते जाते रहे, लेकिन ये बहुत ही लोकल मार्केट था या बहुत ही लिमिटेड मार्केट था। इससे ठीक उलट प्राचीन काल से या मध्यकाल में बहुत ही एग्रेसिवली जो इंटरनेशनल एक्सचेंज हुए वो सारे के सारे हमारे कराची के तटबंध से लेकर के और ये वेस्टर्न घाट्स का जो पूरा हिस्सा है, जिसमें कि आप केरल तक जाते हैं जहां से स्पाइसेस ट्रेवल कर रहे थे, आप मारवाड़ के क्षेत्र में आते हैं जहां से कि गोल्ड और तरह के बहुत सारे कपास, कपड़े, ये सारी चीजों का ट्रेड हो रहा था, और आप इस पूरे पंजाब वाली बेल्ट में आते हैं जो कि चाइना और ये कश्मीर वाला जो पूरा का पूरा सिल्क रूट था, वहां से बहुत सारे एक्सचेंजेस के वो हब बने हुए थे। इस पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट में, और जिसका प्रसार आप कच्छ तक सीमित ना करें, उसको आप कराची तक लेके जाएं, तो आपको समझ में आएगा कि भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड बे यही था। और यहाँ पे बाज मुल्कों से जहाज पहुंच रहे थे, बाज मुल्कों से व्यापारी पहुंच रहे थे। और क्योंकि ये वो प्रदेश थे, सिंध में भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि बहुत उर्वरक नहीं है, राजस्थान पूरा मरुधर है, और कच्छ का या गुजरात का एक बड़ा हिस्सा आप ऐसा पाएंगे जहां पे इस तरह की कृषि नहीं है जिस तरह की कृषि हमारे यहाँ पे है, उत्तर भारतीय या गंगा पट्टी के राज्यों में है। तो वो कृषि भी अभी हुआ है, वो बहुत पहले, और वो भी अभी हुआ है, पहले नहीं था, परिस्थितियों में नहीं था। तो लोग ये सवाल जो इन्होंने व्यापार से पूछा है, उस सवाल को सुन के मैं इसलिए हंसा था क्योंकि लोग पूछते हैं कि ये केवल रेत जहां होती थी सबसे बड़े किले वहीं पे क्यों है, उत्तर प्रदेश में कोई किला क्यों नहीं है, या जो है वो पसंगा बराबर क्यों दिखाई देते हैं जब हम जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, आमेर इन सब की बात करते हैं। तो बड़े बड़े राजप्रासाद, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े दुर्ग, ये सब राजस्थान में क्यों बने भाई, और इनका प्रसार फिर उधर महाराष्ट्र तक क्यों जाता है? ये इधर यूपी में कहा ना कोई बड़ा सा किला बना, इतना बड़ा जो कि हम जिसको प्रसिद्ध सिद्ध मानते हैं, या जो है भी वो बहुत ही कंटेम्परेरी है, 300 साल, 400 साल, 500 साल पुरानी। तो ये सवाल भी इसी में लिपटा हुआ है क्योंकि ये ट्रेड के एक्सपोजर का सारा मामला है। अच्छा, जब आपके पास किनारों पे सामान आया है
तो उसको आप अपने पास तो केवल बेच नहीं सकते, क्योंकि आपकी अपनी पॉपुलेशन उसकी बेस्ट कंज्यूमर है नहीं। और वो बेस्ट कंज्यूमर इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी जनसंख्या घनत्व इतना नहीं है। आप मिडिबल में देखें तो जनसंख्या घनत्व नहीं है, और जनसंख्या घनत्व होने के साथ साथ क्रय क्षमता उस तरह की नहीं है। तो राजस्थान और कच्छ और इस सारे इलाकों में केवल व्यापारी नहीं होता रहा, योद्धा भी पैदा किए जाते रहे। ये लोग लश्करों में शामिल होते रहे। उधर से कोई 10,000 लेके आया, यहां से 40,000 हायर किए और 50,000 की सेना लेकर के पार करते हुए बॉर्डर को सीधे आ गए, दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर दी, या पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ गए, या इधर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ गए, अवध की तरफ बढ़ गए। तो इस कथा को अगर आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि एक बड़ा एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट का, और अपने कंज्यूमर बेस तक उसको कंज्यूमेबल ना पाने की स्थिति में मूव करना, उसको ट्रेड के तौर पे आगे ले जाना। और राजाओं ने उन्हें प्रश्रय दिया, उन्हें संरक्षण दिया। क्यों? क्योंकि वो वहां पे आई हुई चीज को बेच के फिर जो लेके आते थे उसके ऊपर भी टैक्स भरते रहे। अंशुमन तिवारी जी हमारे यहाँ इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के संपादक हैं। लोग कहते हैं कि रेफरेंस के लिए उनकी एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने मुद्रा और व्यापार के भारत में इतिहास की चर्चा विस्तार से की है। उस पुस्तक का नाम है लक्ष्मीनामा। वो एक अच्छी किताब है जो कि मैं भी रेकमेंड करता हूं उसको। हाँ, अच्छी पुस्तक है। और अर्थ में जिनको अर्थ के इतिहास को, मुद्रा के इतिहास को, व्यापार के इतिहास को, अंशुमान जी की किताब लक्ष्मीनामा। तो इसीलिए जो मारवाड़ी हैं, इसीलिए जो सिंधी हैं, इनका प्रसार आप पाएंगे कि ये वहां तक भी गए। और कलकत्ते में मारवाड़ी मजबूत हैं, बनारस में मारवाड़ी हैं। बनारस में इसलिए हैं क्योंकि बनारस ट्रेड का एक बड़ा सेंटर है। ऐसा नहीं था कि मारवाड़ी थे इसलिए वो बड़ा सेंटर बन गया, वो एक सेंटर था। उसको उन्होंने एक तरह से, क्योंकि उनके पास सप्लाई चेन तगड़ी थी, उनके पास रिसोर्सेस तगड़े थे, उन्होंने उस वक्त वो इन्वेस्टमेंट का जोखिम उठाया। हाँ, तो यही एक सवाल मेरा यहीं पे यही था कि जैसे जो काऊ कह रहे थे ना कि तिजारत, पहली तिजारत का फायदा है, तो उसमें जो इनकी परिस्थितियां थी मारवाड़ियों की और गुजरातियों की भी, कि वो क्या उनके पास खोने को कुछ नहीं, जो एक बिजनेस माइंडसेट होता है ना जिसमें आप रिस्क उठा सकने की क्षमता की जो बात होती है, कि वो रिस्क उठा सकने की क्षमता को उन्होंने बढ़ा करके रखा क्योंकि उनकी परिस्थितियां ऐसी थी। जैसे लोग ये कहते हैं कि बाद में भी मारवाड़ी थोड़ा पीछे इसलिए रह गए क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने एक सुरक्षित व्यवस्थित लाइफस्टाइल चुन लिया, लेकिन गुजरातियों ने जोखिम लेने का सिलसिला जो है वो जारी रखा, तो इसलिए वो और आगे पहुंचे। ऐसा हम इसलिए भी बोलते हैं कि वो लोग जो हैं गुजराती, जो 2-4 बहुत बड़े फेमस बड़े बड़े उद्योगपति हैं इसलिए, पर हकीकत यही है कि जब आप व्यापार करते हो तो जहां हमारे 2-3 ऐसे कुछ गुजराती हैं जो कि बहुत पॉपुलर है तो जो व्यापारी है, तो आप देखेंगे कि आप व्यापारी वहां जाएगा जहां व्यापार की संभावना है, और चूंकि उसे अपने इन्वेस्टमेंट का जिसको बोलते हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो वो कलकत्ता में मिले कि चेन्नई में मिले। अब चेन्नई का आदमी को किसी चीज की जरूरत है और वो स्पॉट करने वाला चेन्नई का आदमी भी है, पर वो कुछ कर नहीं पाता उसके बारे में क्योंकि वह बिजी है, वह इस धंधे में नहीं है। और कलकत्ता भी मारवाड़ियों ने इसीलिए पकड़ा क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पहुंची, उन्होंने वहां से सेंटर बनाया, अंग्रेजों की पहली राजधानी वो रही, और वहां से वो चीजों को कंट्रोल करते रहे, मैनिपुलेट करते रहे। ये ट्रेड वाले समझते थे कि अंग्रेज आया है, व्यापार के लिए आया है, सामान लेने आया है, तो ये उसके दुभाषी बने, ये इसके अनुवादक बने। मारवाड़ी एक अच्छे अनुवादक हैं, बाय द वे, हम लोग अभी अनुवाद पे बात कर रहे थे। मारवाड़ी अच्छे अनुवादक होते हैं, वो 2 डिफरेंट पार्टीज के बीच में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन बैठा करके और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मुनाफे का सौदा अगर अनुवाद हो तो अनुवाद अच्छा होगा। और एक आखिरी बात मैं यहाँ पे ये भी जोड़ दूं, ये सिर्फ क्षेत्र का मामला नहीं है। सभी सिंधी अच्छे व्यापारी नहीं होते, सभी मारवाड़ी अच्छे व्यापारी नहीं होते, सभी गुजराती अच्छे व्यापारी नहीं होते। बिल्कुल, ये समुदाय विशेष, जो चूंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी थी जहां हर आदमी हर कुछ नहीं करता था। एक समुदाय विशेष व्यापार करता था, वणिक समुदाय था वो, और उनको ये एडवांटेज था कि वो व्यापार करते थे। बाकी कलकत्ता में क्यों जाना पड़ा उनको अंग्रेजों से डील करने के लिए? क्या वहां पे बंगाल में रहने वाले लोग, पर वो है ना, सबके समुदाय के आधार पे सब कुछ बटा हुआ था हमारे यहाँ। एक हमारी कमजोरी ही थी वो, एक तरह से कहें तो, कि वो, पर
वो तो या तो सिंधी जाएगा या गुजराती जाएगा, जिसकी आवश्यकता होगी वो जाएगा उससे अंग्रेज से डील करने के लिए, क्योंकि वहां पे लोग तो सरस्वती की आराधना कर रहे हैं और विद्या ग्रहण कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छी अच्छी पेंटिंगें बना रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं, है ना। बिल्कुल, मुझे लगता है इसमें भाषा विज्ञान का एक शब्द है चाक्षुष समझ। भाषा विज्ञान ये वाला कौन सा है? चाक्षुष समझ। हाँ, चाक्षुष समझ। ये चाक्षुष समझ का तात्पर्य क्या है, इसको आप समझिए। बहुत ही सुंदर शब्द है और आपको बहुत मजा आएगा। एक पुरोहित है जो पूजा कराने का काम करता है। उसका बच्चा, क्योंकि वो इतने निर्धन है पंडित जी की, वो उसको स्कूल नहीं भेज सकते हैं, तो वो बच्चे को साथ ले आते हैं। उससे दो फायदे हो जाते हैं। घर में भोजन का भार उस बच्चे का नहीं रहता है, वो खा पी भी लेता है, और दूसरा साथ साथ उसकी ट्रेनिंग भी होती रहती है, तो अप्रेंटिसशिप उसकी शुरू हो जाती है ना। वो ऑलरेडी इंटर्नशिप पे आ जाता है। तो अब वो बच्चा पढ़ा नहीं है, लेकिन वो विवाह से लेके मृत्यु तक के श्लोक सुनते सुनते, कितने पंडितों को मैं जानता हूं जो पढ़े नहीं गए लेकिन सारी पूजा, सारा सब काम करा लेते हैं, श्राद्ध भी और जन्म की छठी की पूजा भी। यही नहीं, वो ग्रहों के स्थान, चौक पूरना, नवग्रह कैसे बनाना है, उसकी पीढ़िया में कैसे ड्रॉ करना है, कलश के नीचे जो चौक पूरा जाएगा वो कैसे होगा, जो बाहर एक कलश रखा जाना है उसके चौक पूरने के लिए कमल वाला कैसे बनाएगा, टंगनी वाला कैसे बनाएगा, कैसे उसको सिलौटी पे और मूसल पे हल्दी कहाँ कहाँ लगानी है, चावल कहाँ कहाँ लगाना है, ये सब उसको पता है। ये बिना लिपि की लिटरेसी के जो चाक्ष मतलब देख के जो सीखी हुई चीजें हैं, वहां से आने वाली लिटरेसी है, जो कि जिसमें कि स्क्रिप्ट का होना जरूरी नहीं। मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये होता कैसे, ये होता है एक्सपोजर से। जो बच्चा राम सुमेर पांडे जी का जो बच्चा, और राम सुमेर पांडे जी 22 बीघा की जुतार रखते हैं प्रतापगढ़ में, और एक प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते भी हैं, खैनी पीटते हैं, धोती पहनते हैं, बुलेट राजदूत से चलते हैं। उनका बेटा उनसे उनकी जैसी चीजें सीखता है। कहे तू हमारे गेहूं के खेते में क्या करत रहे, तार भैंसी दुबारा दिखे, हम गोल तोल दे बताए दे रहे हैं, है ना। तो उनका बेटा ये सीखता है। लेकिन गुजरात में जो हीरा व्यापारी है, जिसके यहाँ पे पावर लूम का काम हो रहा है, जो सिंथेटिक सिल्क के ऊपर काम कर रहे हैं, जो ब्याज के ऊपर काम कर रहे हैं, आप उन बच्चों को देखिए, वो मदारियों की तरह एक खिड़की से दूसरी खिड़की में 5 लाख रुपया खट से फेंक देते हैं। उनको पता है कि शाम तक इस पूरी स्कूटी को लेके जो मैं पागलों की तरह भाग रहा हूं, पानी पी पी करके और सोडा पी पी करके, शाम तक मेरी जेब में 1200 रुपए 1500 रुपए मैं बना चुका हूं। पंडित जी का लड़का पैसा फूक रहा है, ये बच्चा पैसा शाम तक कमा रहा है। इसकी दोनों की उम्र 14 साल 13 साल है। ये जो एक्सपोजर का है ना, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक जाति या समुदाय से आता है, लेकिन एक्सपोजर एक बहुत बड़ी चीज है। और क्योंकि ट्रेड की एक लंबी लीगेसी है, एक लंबी परंपरा है और एक बेहतरीन एक्सपोजर है, इसलिए कई बार आपको उसमें से नगीने मिलते रहे। वो एक बात यहीं इसी से याद आती है, वो मधुशाला इतनी मशहूर जो है हरिवंश राय बच्चन की हुई, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। और फिर लिखते हैं पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, मेरे दादों परदादों के हाथ भी की थी मधुशाला। तो उन्होंने आगे ये लिखा है कि ये सवाल उनसे पूछा जाता था कि भाई आप तो इस लाइन को सुनकर मन करता है कि कहते हूँ लाला। और खुद नहीं पीते थे वो। हाँ, नहीं पीते थे। तो उनसे ना नहीं उसका वो स्पष्टीकरण भी देते थे। तो उन्होंने बल्कि मधुशाला के परिशिष्ट में ये बात लिखी है कि उनसे पूछा जाता था कि भाई आप तो पीते नहीं है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली। तो तब वो एक रेफरेंस देते थे पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे चंद्रपर दाई, उन्होंने नहीं लिखा है पृथ्वीराज रासो। हाँ। तो उसमें एक छप्पा है, तो वो घोर जो जाति की बात आप कह रहे थे, सामुदायिक ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, उसमें उसका जिक्र है। तो उस छप्पे में ये था कि अगर अलग अलग जाति के लोगों को देश का प्रधान बना दिया जाए तो उनका व्यवहार कैसा होगा। तो वो उसमें लिखा हुआ था कि क्षत्रिय होए प्रधान खाए खंडर दिखरावे, यानी क्षत्रिय प्रधान होगा तो वो खाएगा और तलवार दिखलाएगा। साहू होए प्रधान भरे घर राज थमावे, वैश्य अगर प्रधान होगा तो अपना घर भरेगा और राज किसी और को थमा देगा। मतलब ये प्रॉपर जो उस समय के स्टीरियोटाइप हैं, उस समय की जो पद्धति है और उसके जो पूर्वाग्रह हैं उसको दिखा रहे हैं। कायस्थ हो प्रधान भोर निश रहे पियंतो, कायस्थ अगर प्रधान होगा तो सुबह और शाम मदिरा में ही लिप्त रहेगा।
और बम्मन होए प्रधान सधार रखवे निश्चिंतो, और फिर वो आखिर में फिर पृथ्वीराज अगर चौहान होए प्रधान तो वो वाली उनकी प्रशंसा है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस कवित्व के सभी पात्र काल्पनिक है, इसका सच्ची घटनाओं से कोई वास्ता नहीं है। अब बीती हुई पद्धति के लिहाज के जो पूर्वाग्रह थे, तो उसके तहत ये आग्रह बने हुए हैं कि भाई राजस्थान और गुजरात का जो वैश्य है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग वैसी है, उसकी उस समय की परिस्थितियां वैसी थी, उसको विरासत में उस तरह की चीजें मिली। ये बहुत ज्यादा परिवार पर ही है। वो पुराने सिस्टम में एक समुदाय विशेष था, एक जाति विशेष थी, पर अभी बेसिकली वही है, बचपन से जो आप देखते हो वो जो सीखते हो, जैसा आपका जिसको बोलते हैं। और क्योंकि सीक्रेट्स ऑफ ट्रेड जो है ना वो फैमिली में ही रहते हैं। टुंडे का मसाला वो किसी और को नहीं बताता है। रामपुर किचन के बहुत सारे सालन के तरीके और उनके जो मसालों के कॉम्बिनेशन है वो किसी को नहीं बताते हैं। मतलब कितनी रेसिपीज इस मुल्क में इसलिए मर गई क्योंकि उनको कोई सही उचित भरोसेमंद उत्तराधिकारी नहीं मिला और उनको मर जाने दिया गया। तो ये एक चीज है कि सीक्रेट्स ऑफ ट्रेड भी जो उनके लर्निंग्स है उसको भी वो बहुत सीमित रखते हैं, परिवारों तक ही रखते हैं। और परिवार बड़े होते आते हैं तो उसके साथ साथ वो लर्निंग्स भी बढ़ती हैं और उन लर्निंग्स का कई बार फायदे उठा के उनमें से कुछ परिवार मजबूत बने रहते हैं। बोलचाल की भाषा में उन्हें मोटा भाई कहा जाता है। पर ये बचत की आदत का जिसकी अति को कंजूसी कहा जाता है हमारे यहाँ, उसका बहुत मजाक भी उड़ता है कई बार। जो लोग व्यापार में अच्छे होते हैं, जिनके पास बचा नहीं है उनकी कुंठाएं हैं, इसको तुम इतना गंभीरता से मत लो। हम सब लोग इसी प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं कि हर बचाने वाले का हम लोग मजा, अरे उनसे तो 5 रुपया नहीं निकला, कौन चाय तक नहीं पिया सकते हैं। अरे भाई ये उनका चयन है। वो बचत की बीमारी जो होती है कुछ लोगों को खर्च करने की बीमारी होती है। नहीं, वो जोक है ना, एक मारवाड़ी ने एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में फोन किया कि मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई है, तो उसको बताया गया कि 50 रुपए प्रति शब्द का भाव है। तो उसने कहा आप लिख दीजिए ग्रैंडपा डेड। तो क्लर्क ने कहा कि सब कम से कम 5 शब्द का तो विज्ञापन हम छापेंगे। तो उसने लिखवाया कि ग्रैंडपा डेड, व्हील चेयर ऑन सेल। अरे बाप रे। ये हमारी जो पूर्वाग्रह से बहुत सारे हमारे देश में इनफैक्ट हास्य जो है वो पूर्वाग्रह से ही आया, ही निकलता है। तो मजा लीजिए। हास्य आता ही पूर्वाग्रह से। हास्य की बुनियादी प्रवृत्ति है कि वो पूर्वाग्रह से आता है। पर ये सब चीजें बदल रही हैं। अब बहुत सारे लोग जिनका की व्यापार में जिनका हस्तक्षेप नहीं था या जो पारिवारिक रूप से व्यापार में नहीं थे, अब उनको एक्सपोजर दुनिया से मिला। वो किसी हो सकता किसी के यहाँ काम कर रहे थे, वहां से सीख लिया। बिल्कुल। और इसमें पढ़ाई भी होती है इसकी। अब तो यही मैं कह रहा था कि जो नया मारवाड़ी है या जो नया व्यापारी है वो एलएससी से सीक्रेट सीख के आ रहा है, तो वहां पे भी एक मारवाड़ी संकुल है। वो यूरोप के मारवाड़ी या दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बैठ के बता रहे हैं कि कैसे चीजों को आगे लेके जाना है, कैसे चीजों को करना है। तो वो भी मतलब मारवाड़ी एक स्टेट ऑफ माइंड अगर आप मान के चल रहे हैं तो आप उसको मान लीजिए कि कई जगहों पे है और अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों के साथ में। इस देश के जो बड़े उद्योगपति घराने हैं, जो बड़े घराने हैं, पुराने रसूख वाले घराने हैं व्यापार के, वो सब मारवाड़ी नहीं है, वो शेखावाटी। हाँ, सबके सब शेखावाटी है। तो वो भी है कि मारवाड़ पूरे राजस्थान को नहीं बोला जाता। राजस्थान में एक क्षेत्र है मारवाड़, वहां पे भी बहुत व्यापारियों का उद्भव हुआ है, बहुत व्यापारी परिवारों का। जो नाम सुनते आए हैं हम, रोंगटा, बिरला, ये सब शेखावाटी क्षेत्र के हैं। हाँ, लेकिन ताऊ यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हम फिर भाषा विज्ञान को ले आते हैं कि अर्थ विस्तार वाला जो है उदाहरण बार बार देता है। अर्थ विस्तार हो गया ना मारवाड़ी कि हर व्यापारी को हम मारवाड़ी कहते हैं। जैसे हर मंजन कोलगेट और हर वनस्पति घी डालडा हो गया, उसी तरह से हर मारवाड़ी को हर चैनल आज तक हो गया। हाँ, हर व्यापारी को हम मारवाड़ी बोलते हैं। गाँव में एन्ने उन्ने कोई भी चैनल के लोग पहुंच जाते हैं तो लोग कहते हैं आज तक वाले आए गए, आज तक वाले आए गए। भले ही आकाशवाणी से गया हो बेचारा रिकॉर्ड करने के लिए माइक लेकर के रेडियो के लिए, उसको कहा आकाशवाणी वाले आवारा है और वही बतकाई होती रही। तो वैसे भी मतलब होली तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ये मतलब हम बुरे लोग नहीं है, हंसी की टोली कर लेते हैं। किसी को अगर बुरा लगा हो तो उनसे हाथ जोड़ करके माफी, मतलब
मंतव्य जो है वो जाति पर जोक का नहीं है, मंतव्य सिर्फ आनंद लेना। ये मतलब मुझे लगता था कि किसी मारवाड़ी को बुरा लगेगा, गैर मारवाड़ी ये तो तो हमारे यहाँ कहते हैं कि आजकल क्या होता है, आपत्ति भी हम ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स लेते हैं कि तुमने मेरा अपमान नहीं किया है, तुमने फलां का किया है और आपत्ति मुझे है ना। तो वो है संवेदनाएं, अगर किसी की संवेदना को चोट पहुंची हो। ये समय ही ऐसा है कि हम लोग ट्रम्प का केक यहाँ जंतर मंतर पे काटते रहे। आयोडक्स मलिए और आनंद लीजिए। वो एक और फिर थोड़ा संवेदना पे चोट पहुंचाने का मन कर रहा है। एक पिताजी मेरे जोक सुनाते थे, उनके मित्र थे व्यापारी, तो वो भी थोड़ा पैसे बचाने की उनकी आदत थी, जो कि अच्छी आदत है, होनी भी चाहिए। पर वो उनके बारे में सुनाते थे कि उनके यहाँ जाइए तो वो कहते थे लीजिए लीजिए काजू लीजिए मेहमान से। तो मेहमान कहता था नहीं मैं तो 7-8 खा चुका हूँ। तो वो कहते थे नहीं खा तो आप 12 चुके हैं, पर और लीजिए। तो ये है। और 3 ताल में आज इतना ही, मतलब पेट भरी है पर मन ना भरा। हाँ। और अभी भूख भी लग रही है, खाना भूख लग रही है। दरअसल अभी मुझे लग रहा है कि अब हम लोग भोजन की तरफ प्रस्थान करें। जो लोग इसको दोपहर में सुना होंगे, लोग कहेंगे कि भाई ये 12 बजे खाना खाने क्यों जा रहे हैं, जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अब करीब 3 बज गया है। 3 बज गया है, 1 हो गया, 3 होने वाला है। तो सुनने वालों से गुजारिश भी है, अगर आप एप्पल पॉडकास्ट या गूगल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई इत्यादि जैसे पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे हमको सुनते हैं तो जरा 5 स्टार दबा दीजिए, रेटिंग अच्छी दे दीजिए। उससे क्या होता है, एल्गोरिदम सेट हो जाता है तो हम ज्यादा लोगों को दिखेंगे और आपका जो फेवरेट पॉडकास्ट है वो और भी ज्यादा लोग सुनेंगे। हम तो इसलिए करते भी इसको इसीलिए हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और ईमेल कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो, कोई सवाल उठाना हो, किन विषयों पे हमें बातचीत करनी है, ये अगर आपके पास सलाह मशविरा है, फीडबैक देना है तो radio@aajtak.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सरदार ताऊ और बाबा की तरफ से नमस्कार। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।